841-250 वीआईपी बिलियनेयर सिस्टम। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से शुभम नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। शुभम नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 41। क्या ये सिर्फ एक टूटी हुई साइकिल नहीं है? अगली सुबह चिराग नींद से जागा। डिंग। साइन इन कार्य। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज सुनकर चिराग तुरंत उत्साहित हो गया और बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ पर टैप किया। अगर वह हर सुबह उठने पर सिस्टम की आवाज सुन सकता तो ये कितना अद्भुत होता। लेटकर पूरे किए जा सकने वाले कार्य तो बस बहुत ही सुविधाजनक थे। साइन इन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको एक साइकिल मिली है। हालांकि अगले ही पल सिस्टम का इनाम सुनकर चिराग अवाक रह गया। यह क्या बकवास है? साइन इन इनाम के रूप में एक साइकिल, अरबों डॉलर, 3 करोड़ की बुगाटी, कोएनिग्सेग जैसी सुपरकारें आदि के इनाम पाने का आदी होने के बाद इस बार सिस्टम का साइन इन इनाम एक साइकिल थी, जिसने चिराग को एक पल के लिए हक्का बक्का कर दिया। सिस्टम, क्या तुमने कोई गलती की? चिराग ने अनायास ही कहा। तभी उसके बगल में 2 अनुबंध प्रकट हुए। एक बीमा, एक खरीद अनुबंध। एक साइकिल, और वह भी खरीद अनुबंध और बीमा के साथ। चिराग ने उत्सुकता से दोनों अनुबंध खोले और उन्हें पढ़ने के बाद वह समझ गया। चिराग गराज में गया, जहां एक साधारण सी दिखने वाली काली साइकिल चुपचाप खड़ी थी। क्या ये रात्रि पतन है? साइन इन करने पर चिराग को जो साइकिल मिली थी उसका नाम रात्रि पतन था। साधारण और सामान्य, ये 4 करोड़ से ज्यादा की नहीं लगती है ना? चिराग काफी उलझन में था। लगता है मैं अभी भी इतना अमीर नहीं हूं। कला की मेरी सराहना के स्तर में सुधार की जरूरत है। चिराग ने भावुक होकर कहा। मुझे हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाना होगा कि मैं अभी भी बहुत गरीब हूं। खरीद अनुबंध की जांच करने के बाद चिराग आखिरकार समझ गया कि सिस्टम से पुरस्कृत साइकिल कहां से आई थी। एक साइकिल जिसकी कीमत वास्तव में 4 करोड़ थी, जो एक लैम्बोर्गिनी के बराबर थी। ये साइकिल, जिसे रात्रि पतन कहा जाता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिजाइनर साशा सेलिपोनोव की अंतिम उत्कृष्ट कृति थी, जो दुनिया में एकमात्र थी जिसकी कीमत अविश्वसनीय रूप से ज्यादा थी। शांत, शानदार और गहराई से भरा, यह मेरे स्वभाव के अनुकूल है। बाइक को छूते हुए चिराग ने भावुक होकर कहा। दोपहर में चिराग को अचानक याद आया कि बिंदिया कल खरीदी हुई चीजों के कारण अपनी एक पोशाक उसकी कार में भूल गई थी। बिंदिया को संदेश भेजने के बाद चिराग ने उसे वह पोशाक पहुंचाने की योजना बनाई। अभी अभी रात्रि पतन मिलने के कारण चिराग स्वाभाविक रूप से उसे चलाना चाहता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की दूरी ज्यादा नहीं थी और वह इस अवसर पर व्यायाम भी कर सकता था। पहली बार असाधारण ड्राइविंग कौशल मिलने के बाद से सिस्टम ने मुझे अन्य कौशल क्यों नहीं दिए? चिराग हैरान था। उसने अनगिनत ऑनलाइन उपन्यास पढ़े थे और सिस्टम से परिचित था। उन सिस्टम पुरस्कारों में हमेशा कुछ कौशल, विभिन्न अद्भुत काली प्रौद्योगिकियां होती थीं, जैसे सुपर सीरम, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं आया था। जब मेरे पास समय होगा तो मुझे इस पर शोध करने की आवश्यकता है। ये कहकर चिराग साइकिल चलाकर तक्षशिला विश्वविद्यालय की ओर चल पड़ा। ... चिराग से फोन आने पर बिंदिया अपने छात्रावास से नीचे आए और स्कूल के गेट की ओर चल दी। रास्ते में बिंदिया की मुलाकात उसी विभाग की एक लड़की राधिका से हुई। बिंदिया, क्या तुम भी स्कूल के गेट पर जा रही हो? ये जानकर कि बिंदिया भी स्कूल के गेट पर जा रही है, राधिका थोड़ी हैरान हुई। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? राधिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ। बिंदिया एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर उसने सिर हिलाया। भाई चिराग यहाँ आसपास नहीं थे, और अगर वह उसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही है तो उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? भले ही उन्हें आपत्ति हो, उन्हें पता नहीं चलेगा और वे कुछ नहीं कर पाएंगे। ही। चलो साथ चलते हैं। दोनों साथ में स्कूल के गेट की ओर चल पड़ी। जरूर, राधिका के ऐसा करने के अपने कारण थे।
हालांकि वह सुंदर थी, बिंदिया की तुलना में वह कमतर थी। स्कूल में बिंदिया अनगिनत निगाहें आकर्षित करती थी, जिससे राधिका थोड़ी जलती थी। हाल ही में राधिका ने एक अमीर दूसरी पीढ़ी के बॉयफ्रेंड को डेट करना शुरू किया था, जो सुंदर और पैसे वाला था। वह इस बार उसे दिखाना चाहती थी। उसके बॉयफ्रेंड के पास टाटा की कार थी। छींक। सड़क पर साइकिल चलाते हुए चिराग को अचानक छींक आ गई। क्या हुआ? क्या ये सर्दी है? मुझे अपने शरीर का व्यायाम करने पर ध्यान देना होगा, चिराग ने अनायास ही कहा। लगता है सिस्टम ने भी इसे भांप लिया और इसीलिए उसने मुझे ज्यादा व्यायाम करने के लिए साइकिल का इनाम दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सामने बिंदिया और राधिका इंतजार कर रही थीं। थोड़ी देर में चिराग प्रकट हुआ। भाई चिराग आ गए, बिंदिया ने खुशी से हाथ हिलाया। वाह! चिराग को देखकर राधिका भी अचरज से चिल्ला उठी। कितने सुंदर! वह तो किसी देवता जैसे हैं। हालांकि जब राधिका की नजर चिराग की साइकिल पर पड़ी तो वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। एक कहावत थी, टाटा में रोना साइकिल पर हंसने से बेहतर है। वह उस तरह की लड़की थी। एक देवता जैसे बॉयफ्रेंड का होना अविश्वसनीय रूप से खुशी और आनंद देगा, लेकिन वह टाटा में रोना पसंद करेगी। कुछ दूरी पर साइकिल खड़ी करके चिराग बिंदिया की ओर बढ़ा। तभी एक सफेद टाटा X5 आकर रुकी। मेरे बॉयफ्रेंड आ गए, सफेद टाटा देखकर राधिका ने कुछ गर्व से कहा। टाटा में बैठा युवक राधिका का बॉयफ्रेंड गौरव था। हम कार में बिंदिया को राधिका के बगल में खड़ा देखकर गौरव की आंखें चमक उठीं। कितनी सुंदर! अपनी गर्लफ्रेंड और एक अजनबी सुंदरी के सामने गौरव दिखावा करना चाहता था, एक शानदार ड्रिफ्ट करना चाहता था और उनके सामने पार्क करना चाहता था। दुर्भाग्य से वह आखिरी पल में दूरी नियंत्रित करने में विफल रहा और टाटा ने चिराग द्वारा खड़ी की गई साइकिल को खरोंच दिया। ये घटिया साइकिल किसकी है? अपनी गर्लफ्रेंड और सुंदरी के सामने दिखावा करने में विफल रहने से गौरव बेहद शर्मिंदा महसूस हुआ और कार से उतरने के बाद उसने तुरंत गाली देना शुरू कर दिया। क्या? अचानक उसने अपनी कार पर एक खरोंच देखी और वह गुस्से से उछल पड़ा। ध तेरी, यह मेरी नई खरीदी हुई टाटा X5 है। किसकी साइकिल है? अब सामने आओ। ये सुनकर चिराग ने गला साफ किया। साइकिल मेरी है, लेकिन लगता है कि मुआवजा तो आपको देना चाहिए। साफ तौर पर इस लड़के के दिखावे में विफल रहने के कारण टक्कर हुई थी। हालांकि टाटा पर अब खरोंचें थीं, उसकी रात्रि पतन साइकिल ही जमीन पर पड़ी थी। यह एक लैम्बोर्गिनी जितनी महंगी थी, लेकिन फिर भी यह एक साइकिल थी और टाटा से टकराने पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। हंफ, यह तो बस एक टूटी हुई साइकिल है। गौरव गुस्से से लाल हो गया, ये सोचकर कि एक घटिया साइकिल कुछ भी नहीं है। ऐसी 100 या 1000 साइकिलें भी उसकी टाटा की बराबरी नहीं कर सकती। तुमने यहाँ क्यों पार्क किया? अपने बॉयफ्रेंड की टाटा पर खरोंच देखकर राधिका बेहद दुखी होकर अपने बॉयफ्रेंड का समर्थन करने के लिए खड़ी हो गई और चिराग को डांटा। अगर आज तुमने मुआवजा नहीं दिया तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे, गौरव ने उदास चेहरे से कहा। हाँ, जाने की सोचना भी मत, राधिका ने हामी भरी। लगता है तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहता था। चिराग ने कंधे उचकाए। मुआवजा तो आपको देना चाहिए। अध्याय 42, टूटी हुई साइकिल 43.7 लाख में बिकी। क्या तुम्हें मुझे मुआवजा नहीं देना चाहिए? चिराग की बातें सुनकर गौरव और राधिका अवाक रह गए और फिर जोर से हंस पड़े। बच्चे, तुम्हें जुर्माना भरने के विचार से डर के मारे होश उड़ गए होंगे, है ना? गौरव ने चिराग की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसते हुए कहा। यह एक नई खरीदी हुई टाटा X5 है। जब मैंने इसे खरीदा तो इसकी कीमत 8.3 लाख से ज्यादा थी। तुम्हारी घटिया साइकिल ने इसे खरोंच दिया और इसे ठीक करने में कम से कम 60,000 लगेंगे। भुगतान करो। ये कीमत सुनकर राधिका भी चौंक गई। वह जानती थी कि उसके बॉयफ्रेंड की टाटा महंगी है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह 8 लाख से ज्यादा की होगी। सिर्फ एक छोटी सी खरोंच और इसे ठीक करने में 60,000 का खर्च। आपको पता होना चाहिए, कई कॉलेज के छात्र कॉलेज में 4 साल बिताते हैं और उनका कुल जीवन यापन का खर्च केवल 40,000 से 50,000 होता है। भुगतान करो। स्वाभाविक रूप से राधिका को अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ा होना पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? इस अद्भुत जोड़े की ओर देखते हुए चिराग ने शांत स्वर में कहा, ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें कार ठीक करने के लिए 60,000 दे सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें मुझे एक नई साइकिल का मुआवजा नहीं देना चाहिए? ये सुनकर बिंदिया ने चिराग की आस्तीन खींची, फुसफुसाए। भाई चिराग, साफ तौर पर यह उनकी गलती है, आपको जरूरत नहीं है। बिंदिया जानती थी कि अभी भाई चिराग के लिए 60,000 कुछ भी नहीं है,
लेकिन यह उनकी गलती नहीं थी, उन्हें मुआवजा देने की जरूरत नहीं थी। क्या ये सिर्फ एक घटिया साइकिल नहीं है? अगर तुम मुझे 60,000 दोगे तो मैं तुम्हें एक खरीद सकता हूं। गौरव ने बड़े ही ठाठ से हाथ हिलाया। दरअसल 60,000 के साथ गौरव पहले से ही लालची हो रहा था। खरोंच वास्तव में बड़ी नहीं थी, इसे ठीक करने में लगभग 30,000 ही लगेंगे। अगर ये लड़का सच में उसे 60,000 देता है तो उसे एक घटिया साइकिल खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये देने में क्या बुराई है। हालांकि अगले ही पल चिराग की बातों ने उसे अवाक कर दिया। जरूर, 43.7 लाख। तुम मुझे भुगतान कैसे करने की योजना बना रहे हो? चिराग ने पूछा। 43.7 लाख। गौरव और राधिका अवाक रह गए। तुमने क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना। गौरव ने सोचा कि उसने गलत सुना, फिर से पूछा। कुछ नहीं, तुम्हें मुझे 43.7 लाख का मुआवजा देना चाहिए। चिराग ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह राशि श्री गौरव के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक बूंद के बराबर। धत्तेरी, 43.7 लाख। क्या तुम पागल हो गए हो? चिराग के पुष्टि किए गए शब्द सुनकर गौरव लगभग उछल पड़ा, गाली देते हुए। एक घटिया साइकिल के लिए 43.7 लाख? तुम सपने देख रहे हो, पैसे के दीवाने हो। उसने सोचा कि वह पहले से ही लालची हो रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का और भी ज्यादा पागल होगा। एक घटिया साइकिल, फिर भी इसकी कीमत 43.7 लाख है। तुम जरूर लूट रहे हो। कुछ स्पोर्ट्स कारों से भी महंगी एक साइकिल। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक साइकिल के लिए हमें 43.7 लाख देने पड़ेंगे। लंबे समय तक चुप रहने के बाद राधिका आखिरकार संभली, गुस्से में चिराग को डांटा। चूंकि आप निजी तौर पर समझौता नहीं करना चाहते तो चलिए यातायात पुलिस और बीमा कंपनी को बुलाते हैं। चिराग ने बेबसी से कहा। वह मूल रूप से इसे इतना परेशानी भरा नहीं बनाना चाहता था। मैं अभी फोन करता हूं। गौरव ने ठंडी सांस ली। एक घटिया साइकिल मुझे 43.7 लाख का चूना लगाना चाहती है, तुम्हें पैसे देना मतलब मैं पागल हूं। उसके बगल में राधिका ने हामी भरी। जानू, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूं, ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। जल्दी से पुलिस को फोन करो। 10 मिनट बाद यातायात पुलिस और बीमा कंपनी के लोग दोनों आ गए। यातायात पुलिस पिछली वीडियो देखने के लिए सुरक्षा कक्ष में गई, जबकि बीमा कंपनी के लोगों ने गौरव की कार का निरीक्षण किया। मरम्मत की लागत लगभग 32,000 आंकी गई। सुना बच्चे, पैसे निकालो। जल्दी मत करो, मेरी बीमा कंपनी के लोग अभी अभी आए हैं। जैसे ही चिराग ने बोलना खत्म किया, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ऑडी कार से उतरा। जमीन पर पड़ी साइकिल देखकर उसका चेहरा बदल गया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चिराग की बीमा कंपनी से था। चिराग का फोन सुनकर मैनेजर खुद आया था। श्री चिराग, देर होने के लिए माफ कीजिएगा। बोलने के बाद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चिराग की साइकिल का निरीक्षण करने गया। निरीक्षण के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गौरव से कहा। श्री चिराग की रात्रि पतन को गंभीर क्षति हुई है, मरम्मत में लगभग 23 लाख का खर्च आएगा। विशेषज्ञों को बुलाने की जरूरत है, लगभग 25 लाख, इसलिए आपको श्री चिराग को 48 लाख का मुआवजा देना होगा। ये सुनकर गौरव, राधिका और गौरव के बीमा कंपनी के लोग अवाक रह गए। क्या तुम पागल हो गए हो? एक घटिया साइकिल को ठीक करने में 50 लाख का खर्च। गौरव गुस्से से लाल हो गया। महोदय, आप गलत समझ रहे हैं, यह कोई घटिया साइकिल नहीं है, ये दुनिया की सबसे महंगी साइकिलों में से एक है। इसका नाम रात्रि पतन है, जिसे विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर श्री साशा सेलिपोनोव ने डिजाइन किया है। दुनिया में केवल 3 है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत 43.7 लाख। जाहिर है आप श्री साशा सेलिपोनोव से परिचित नहीं हैं, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूं। श्री साशा सेलिपोनोव बुगाटी के मुख्य डिजाइनर हैं, साथ ही कोएनिग्सेक के विशेष अतिथि डिजाइनर भी हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के खत्म होने के बाद गौरव और राधिका सीधे डर के मारे मूर्ख बन गए। गौरव के बीमा कंपनी के लोगों ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से दोबारा पुष्टि की। श्री गौरव, उन्होंने जो कहा वह सच है, इस साइकिल की कीमत 43.7 लाख है। ये सुनकर गौरव पूरी तरह से टूट गया। हे भगवान, इस क्षण केवल 2 शब्द गौरव के मूड का वर्णन कर सकते थे। एक साइकिल की कीमत वास्तव में 43.7 लाख है। पागलपन है, सच में पागलपन। ये तो एक स्पोर्ट्स कार से भी ज्यादा महंगी है। एक पल के लिए गौरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें कहना चाहिए था कि यह साइकिल 43.7 लाख की है। जान से मार भी दिया जाता तो वह इसके पास नहीं आता।
जब तुम्हारे पास 40 लाख से ज्यादा है तो इतना शांत क्यों रहना? लैम्बोर्गिनी फरारी खरीदना ज्यादा आकर्षक नहीं होता। राधिका की बात करें तो एक सामान्य कॉलेज छात्रा होने के नाते वह पहले से ही अवाक थी, उसका पूरा शरीर चक्कर खा रहा था। 43.7 लाख की एक साइकिल, ये कैसे संभव हो सकता है? वह अपनी पूरी जिंदगी में इतनी कमाई कभी नहीं कर पाएगी। अंततः यातायात पुलिस लौट आए, सब कुछ स्पष्ट था, ये सब गौरव की गलती थी, चिराग को एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। नहीं, यातायात पुलिस की बातें सुनकर गौरव सीधे टूट गया। 48 लाख, उसे 48 लाख चुकाने होंगे। सब खत्म हो गया, सच में खत्म। हालांकि उसका परिवार अमीर था, 48 लाख उनके लिए भी एक बड़ी रकम थी। एक छोटी सी गलती के कारण परिवार की आधी संपत्ति चली गई। ये देखकर चिराग ने आह भरकर सिर हिलाया। निजी तौर पर समझौता करना बेहतर होता, गौरव थोड़ा कम मुआवजा दे सकता था। चूंकि गौरव ज्यादा भुगतान करना चाहता था, चिराग मना नहीं करेगा। क्या कभी पैसा बहुत ज्यादा हो सकता है? थप्पड़, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अंत में गौरव केवल राधिका पर दोष मढ़ सका, वह अकेले जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? ये साफ तौर पर तुम्हारी गलती थी। राधिका ने दोष लेने से इनकार कर दिया, सख्ती से खंडन किया। ब्रेकअप? मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तुम कमीने। दोनों बहस करने लगे। बाद के मुआवजे के मामलों को बीमा कंपनी के लोगों पर छोड़कर चिराग और बिंदिया चले गए। गौरव और राधिका की अद्भुत जोड़ी के बिना सब कुछ बेहतर लग रहा था। चिराग और बिंदिया ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में 2 घंटे खेलकर बिताए। दोपहर काफी ढल चुकी थी। डिंग, कार्य जारी किया गया। हिम मंडप पर चेक इन करें। कार्य समय 2 घंटे। कार्य पूरा हुआ। इनाम हिम जलपान समूह के 15% शेयर। अध्याय 43। मैं बस तुम्हें चुपचाप दिखावा करते हुए देखूंगा। हिम जलपान समूह। ये देखकर चिराग ने भौहें चढ़ाईं, वह इस जलपान समूह के बारे में जानता था। हिम जलपान समूह प्रयागराज की एक स्थानीय कंपनी थी और इसकी अध्यक्ष प्रयागराज की एक प्रसिद्ध सशक्त महिला थी। उन्होंने 30 की उम्र में अपना करियर शुरू किया था और 7 या 8 वर्षों में उन्होंने एक अज्ञात कंपनी को हिम जलपान समूह में बदल दिया, जिसने अब प्रयागराज के जलपान उद्योग के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वह प्रयागराज में एक महान शख्सियत थी। हिम मंडप हिम समूह के तहत एक उच्च स्तरीय चीनी रेस्तरां है जो आधुनिक शैली को दक्षिणी उद्यान कला के साथ जोड़ता है। ये प्रयागराज में एक प्रसिद्ध उच्च खर्च वाला स्थान है। आज रात मैं तुम्हें डिनर पर ले जा रहा हूँ। सिस्टम का चेक इन कार्य बहुत अच्छा था। हिम जलपान समूह में 15% शेयर होने से भविष्य के निमंत्रण बहुत आसान हो गए। जरूर, बिंदिया ने खुशी से कहा। भाई चिराग के साथ डिनर करना बहुत खुशी की बात थी। चलो, हम हिम मंडप जा रहे हैं। चूंकि उसकी रात की बीमा वाली कार मरम्मत के लिए ले जाई गई थी और वह गाड़ी नहीं चला रहा था, चिराग ने लापरवाही से एक साझा बाइक उठाए और बिंदिया पीछे बैठी, चिराग की कमर पकड़े हुए। दोनों हिम मंडप की ओर चल पड़े। 20 मिनट बाद वे आखिरकार हिम मंडप के सामने पहुंच गए। डिंग, स्थान खोजा गया। चेक इन करें। चेक इन सफल। हिम जलपान समूह के 15% शेयर प्राप्त करने पर बधाई। सफल चेक इन के साथ चिराग अब प्रयागराज में इस जलपान उद्योग के पावरहाउस के 15% शेयरों का मालिक था। चिराग तुरंत हिम जलपान समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक भी बन गया। उसने साझा बाइक खड़ी की और रात के खाने के लिए अंदर जाने की तैयारी की। तभी एक हैरान करने वाली आवाज आई। बिंदिया, तुम भी यहाँ हो? मुड़कर देखा तो कुछ युवक युवतियां उधर आ रहे थे। उनमें से 85 की सुंदरता स्को वाली एक खूबसूरत लड़की ने आश्चर्य से कहा। वरिष्ठ फोन मान को देखकर बिंदिया भी चौंक गई। वरिष्ठ झाओ, वरिष्ठ गाओ। उसने फोन मान के पीछे के अन्य पुरुषों और महिलाओं को भी पहचान लिया। ये युवक युवतियां वरिष्ठ और कनिष्ठ थे जिनसे बिंदिया स्कूल के क्लब में मिली थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उनसे यहां मिलेगी। बिंदिया, बहुत समय हो गया। बिंदिया को देखकर गाओ युदा मुस्कुराया और बोला। बिंदिया क्लब में एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। न केवल उसके सहकर्मी बल्कि कुछ वरिष्ठ और कनिष्ठ भी उस पर मोहित थे। गाओ युदा उनमें से एक था। लेकिन जब गाओ युदा ने बिंदिया के बगल में चिराग को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या बिंदिया का कोई बॉयफ्रेंड था? एक पल के लिए गाओ युदा को काफी गुस्सा आया, लेकिन जब उसने चिराग द्वारा खड़ी की गई साझा बाइक देखी तो उसका चेहरा फिर से मुस्कुरा उठा। तो ये सिर्फ एक साधारण कॉलेज का छात्र है, आसानी से निपटा जा सकता है। जब तक कुल्हाड़ी सही ढंग से चलाई जाए, ऐसा कोई कोना नहीं जिसे खोदा न जा सके।
दूसरों की गर्लफ्रेंड को खोदना ऐसा कुछ नहीं था जो उसने पहली बार किया हो। वाह, कितना सुंदर, मुझे प्यार हो गया। जब गांव युदा चिराग और बिंदिया के बीच झगड़ा कराने के बारे में सोच रहा था, फोंगमान और अन्य दो लड़कियों ने भी चिराग को देखा और तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठी। बिंदिया, चूंकि हम सब यहाँ डिनर के लिए हैं तो क्यों न हम सब साथ में मिले, फोंगमान ने सुझाव दिया। हाँ बिंदिया, चलो साथ में जुड़ते हैं। भले ही वे जीत ना पाए, इस सुंदर भाई को देखना तो अच्छा ही था। ये सुनकर गांव युदा की आंखें चमक उठी। हाँ बिंदिया, चलो साथ में जुड़ते हैं। बिंदिया और चिराग के कुछ कहने से पहले ही चिराग और बिंदिया को वरिष्ठों के एक समूह द्वारा हिम मंडप में ले जाया गया। हिम मंडप से परिचित गांव युदा सभी को उस निजी कमरे में ले गया जिसे उसने पहले से बुक कर रखा था। निजी कमरा विभिन्न चित्रों और सुलेखों, नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों की सजावट के साथ क्लासिक था। कमरे के बाहर एक नाजुक छोटी झील थी जो सुंदर दृश्यों से हरी भरी थी। इसे अपना घर समझो और कृपया संकोच मत करो, गांव युदा ने ऐसे कहा जैसे वह मेजबान हो। बाद में बेझिझक कोई भी व्यंजन ऑर्डर करें। मेरे पास यहाँ एक प्लेटिनम कार्ड है और मुझे छूट मिल सकती है। बैठने के बाद गांव युदा सीधे मुद्दे पर आया और चिराग से पूछा, भाई पहली मुलाकात है, अपना परिचय देना चाहेंगे? चिराग, प्रयागराज विश्वविद्यालय का छात्र। चिराग ने जवाब दिया। प्रयागराज विश्वविद्यालय? प्रयागराज विश्वविद्यालय काफी औसत दर्जे का था, उसकी तक्षशिला विश्वविद्यालय से तुलना नहीं की जा सकती थी। भाई, आपका परिवार क्या करता है? तीन लड़कियों में से एक छोटे बाल और भारी मेकअप वाली गांव युदा के कहने पर चिराग से पूछा। मेरे माता पिता साधारण कर्मचारी हैं। ये सुनकर गांव युदा मुस्कुराया, कोई पृष्ठभूमि नहीं, बिल्कुल सही। छोटी बालों वाली लड़की ने भी चिराग में अपनी पिछली रुचि खो दी। सुंदर होने के बावजूद पैसे न होने का क्या फायदा? तीन लड़कियों में से अन्य दो को ज्यादा परवाह नहीं थी, उनकी खूबसूरत आंखें लगातार चिराग पर टिकी हुई थीं। भाईदा, आपके पास यहाँ प्लेटिनम कार्ड कैसे है? मैंने सुना है कि यहाँ प्लेटिनम कार्ड महंगा है और इसके लिए सालाना 2 लाख से ज्यादा का खर्च जरूरी है। एक लड़के ने ईर्ष्या से पूछा। ये सुनकर सभी ने गांव युदा की ओर देखा। एक प्लेटिनम कार्ड जिसके लिए सालाना 2 लाख से ज्यादा का खर्च जरूरी है, भयानक था। एक कॉलेज के छात्र के लिए 2 लाख पहले से ही एक खगोलीय आंकड़ा था। ये कुछ नहीं है, सख्ती से कहें तो मेरा प्लेटिनम कार्ड सही तरीके से हासिल नहीं किया गया था। मेरे पिताजी ने मुझे ये दिलवाया, गांव युदा ने विनम्रता से जवाब दिया। सभी की हैरान निगाहें देखकर गांव युदा ने आगे कहा, मेरे पिताजी हिम जलपान समूह के शेयरधारक हैं, प्लेटिनम कार्ड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हिम जलपान समूह का शेयरधारक? सभी अवाक रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गांव युदा का परिवार इतना भयानक रूप से शक्तिशाली होगा। लेकिन ये कुछ नहीं है, बस एक तरह से दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक। हिम समूह पूरी तरह से मेरे परिवार का नहीं है, गांव युदा ने जोड़ा। दरअसल उसके पिताजी हिम जलपान समूह में सिर्फ एक विभाग प्रबंधक थे, जिनके पास केवल 1% शेयर थे। उसने ऐसा इसलिए कहा, जाहिर है दिखावा करने के लिए, चिराग के साथ तुलना करने का अवसर लेते हुए। हम ये सुनकर चिराग ने भौहें चढ़ाईं। क्या वह हिम जलपान समूह का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं था? ये गांव युदा के पिताजी कब बन गए, या बल्कि वह गांव युदा के पिताजी कब बन गया? ये बहुत जटिल था, समझ में नहीं आ रहा था। क्या भाईदा के पिताजी वास्तव में हिम जलपान समूह के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं? हिम जलपान समूह का कुल बाजार मूल्य लगभग 10 अरब है। भाईदा के पिताजी कम से कम 1 अरब के तो होंगे, है ना? कितना भयानक! सभी ने गहरी सांस ली, हैरान करने वाली भावभंगिमाएं दिखाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गांव युदा का परिवार इतना अमीर होगा, वास्तव में 1 अरबपति। औसत। वैसे भाई चिराग, क्या आप कारों से परिचित हैं? अचानक गांव युदा की बातचीत बदल गई। उसने चिराग से पूछा। ज्यादा नहीं। आह, कितना अफसोस की बात है, मेरी ऑडी पुरानी है, मैं एक नई खरीदना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि 1 करोड़ से ज्यादा की कौन सी उपयुक्त होगी। गांव युदा ने अफसोस जताने का नाटक किया। क्या भाईदा ने अभी 1 साल पहले अपनी ऑडी नहीं खरीदी थी, अब वह कार बदल रहे हैं? क्या ठाट बाट है। 1 करोड़ से ज्यादा की कार, भाईदा आगे एक सफल व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं। सभी ने ईर्ष्या से देखा। ये कुछ नहीं है, मेरी चापलूसी मत करो, मैं बस चाहता हूं कि तुम सब सलाह दो कि मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए, गांव युदा ने मासूमियत से कहा। यह देखकर चिराग ने बेबसी से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मैं बस पीछे खड़ा होकर तुम्हें दिखावा करते हुए देखूंगा।
देखते हैं तुम क्या चाले चलते हो। अध्याय 44। चिराग, तुम्हारी कोएनिग्सेग कहाँ है? युदा, जब तुम सीधे एक सुपर कार खरीद सकते हो तो 10 लाख से ज्यादा की कार क्यों खरीदते हो? फरारी, लैम्बोर्गिनी, वे कितनी शानदार और आकर्षक हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, किसी ने सुझाव दिया। ये सुनकर गांव युदा ने सिर हिलाया। कोई चांस नहीं, लैम्बोर्गिनी बहुत हाई प्रोफाइल है, यह मुझे सूट नहीं करती। मुझे लो प्रोफाइल रहना पसंद है। युदा होने के लायक, युदा का स्तर हमारी समझ से परे है। अमीर लोग बस इसे लो की रखना पसंद करते हैं। सभी की चापलूसी सुनकर गांव युदा के चेहरे पर गर्व की हल्की मुस्कान झलक उठी। अब तक उसका दिखावा का नाटक काफी अच्छा चल रहा था। जरूर वो एक लैम्बोर्गिनी या फरारी खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास वास्तव में पैसे नहीं थे। कुछ मिलियन, समझ रहे हो? युदा, पोर्श क्वाट्रोपोर्टे क्यों नहीं खरीदते? एक पोर्श भी बुरा नहीं है। कुछ सोचने के बाद किसी ने गांव युदा को सुझाव दिया। ये सुनकर गांव युदा ने थोड़ा सिर हिलाया और चिराग की ओर देखा। वैसे भाई चिराग, आपने कौन सी कार खरीदी और वह कितने की थी? ज्यादा पैसे नहीं, बस एक कबाड़ की कार, चिराग ने लापरवाही से जवाब दिया। कार सिस्टम से उपहार में मिली थी, इसलिए उसने वास्तव में ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए थे। ही, गांव युदा के चेहरे पर उपहास का भाव आया। ये चिराग सच में एक गरीब आदमी निकला और उसने वास्तव में एक कबाड़ की कार खरीदी, शायद उसकी ऑडी जितनी अच्छी भी नहीं। बेकार, कबाड़ की कारों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चिराग की बातें सुनकर कई अन्य लोग हंसे और बड़बड़ाए, चिराग को नीचा दिखाते हुए। गांव युदा ने चुपके से बिंदिया की ओर देखा। वह 10 लाख से ज्यादा की कार खरीदने वाला था, जबकि चिराग के पास एक कबाड़ की कार थी। इतनी स्पष्ट तुलना के साथ बिंदिया को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, है ना? यह उसकी किसी की गर्लफ्रेंड चुराने की सामान्य रणनीति थी, खुद और दूसरे लड़के के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा करना। इस तरह जोड़े के बीच निश्चित रूप से झगड़े होंगे। हालांकि जब गांव युदा ने बिंदिया की प्रतिक्रिया पर नजर डाली तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बिंदिया आराम से चाय पी रही थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सुना ही न हो? गांव युदा ने आश्चर्य से सोचा। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि गांव युदा को यह नहीं पता था कि वह और चिराग स्वाभाविक रूप से तीव्र विरोधाभास में थे, और कौन ऊपर था और कौन नीचे, यह अनिश्चित था। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, गांव युदा बोला। यह सुनकर पास में खड़ी 2 महिला वेटर मेनू लेकर आईं। यह एक निजी कमरा था, जिसमें विशेष रूप से पेय परोसने के लिए 2 वेटर नियुक्त किए गए थे। 1 घंटे बाद सभी का पेट भरा हुआ था और वे संतुष्ट थे। चलो चलते हैं। बिल चुकाने के बाद गांव युदा उठा और बाहर चला गया। बाहर जाते ही गांव युदा ने बुरे इरादे से सुझाव दिया। भाई चिराग, आप कहाँ रहते हैं? मेरी कार में घूमना चाहेंगे और मैं आपको घर छोड़ दूंगा। शायद आपको पता नहीं होगा कि यह कहाँ है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। चिराग ने मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, लेकिन बिंदिया एक लड़की है और देर रात उसे वापस स्कूल छोड़ने में ही भलाई है। गांव युदा ने जारी रखा। क्या मैं खुद उसे घर छोड़ दूं? कोई जरूरत नहीं, भाई चिराग के साथ वापस जाना ठीक है। चिराग के कुछ कहने से पहले ही बिंदिया ने पहले मना कर दिया। जैसे ही गांव युदा कुछ कहने वाला था, अचानक एक विस्मयादिबोधक ने बाधित कर दिया। वाह, नवीनतम फरारी जीटीसी 4 लूसो। उनसे ज्यादा दूर नहीं, एक सफेद फरारी खड़ी थी। उन्होंने अभी अभी इस पर चर्चा की थी और अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें एक मिल गई। कितनी ईर्ष्या हो रही है, मुझे आश्चर्य है कि मुझे भी कब मिलेगी। ये फरारी जीटीसी 4 लूसो लगभग 5 करोड़ की है, इसके बारे में सोचना भी मत। सभी ने असीम ईर्ष्या और लालसा से कहा। मुझे लगता है ये बस औसत दर्जे की है। कोएनिग्सेग और बुगाटी, उन बहुकरोड़ी लग्जरी कारों का आदी होने के कारण ये फरारी चिराग को बहुत साधारण लगी। हंफ, ये बस औसत दर्जे की है। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में इसे कभी नहीं खरीद पाओगे। गांव युदा ने ठंडी सांस ली, पूरी तरह से दिखावा छोड़कर और उपहास करते हुए। एक गरीब कॉलेज का छात्र किस लिए दिखावा कर रहा है? बिल्कुल, क्या तुम ऐसी कार के लायक भी हो, फिर भी तुम इसे औसत दर्जे की कहने की हिम्मत करते हो? हाँ हाँ। सभी ने गांव युदा की बात दोहराई। अचानक फरारी जीटीसी 4 लूसो की कार की बत्तियां चालू हो गईं, जिससे पता चला कि मालिक लौट आया है। जब सभी मुड़े तो उन्होंने एक बिल्कुल तेजस्वी महिला को आते हुए देखा। चिराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, तेजस्वी महिला ने पहले आश्चर्य से कहा।
आने वाली कोई अजनबी नहीं थी, वह चिराग की खूबसूरत पड़ोसी यान लुओशुई थी। वह यहाँ दोस्तों के साथ भोजन करने के बाद निकलने वाली थी और अप्रत्याशित रूप से चिराग से टकरा गई। क्या संयोग है, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकती हो? चिराग और यान लुओशुई एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए उसने बात की। कोई दिक्कत नहीं। बिंदिया की हैरान अभिव्यक्ति देखकर चिराग ने समझाया। यह मेरी पड़ोसी है। नमस्ते। यान लुओशुई ने बिंदिया की ओर हल्का मुस्कुराया। वैसे चिराग, तुम्हारी कोएनिग्सेग कहाँ है? उसने अक्सर चिराग को कोएनिग्सेग चलाते हुए देखा था। उसने आज क्यों नहीं चलाई? तुम्हारी कोएनिग्सेग? चिराग। तुरंत सभी अवाक रह गए। चिराग की कार एक कोएनिग्सेग थी। क्या मजाक है? वह करोड़ों से शुरू होने वाली टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स कार थी। चिराग के शब्द सभी के दिमाग में कौंध गए। उसने कहा था कि उसकी कार ज्यादा कीमती नहीं है, एक कबाड़ की कार है। करोड़ों की कोएनिग्सेग एक कबाड़ की कार है। करोड़ों ज्यादा नहीं है। सभी अवाक रह गए। चिराग वास्तव में एक छिपे हुए करोड़पति थे। चिराग के शब्दों को याद करते हुए सभी आखिरकार समझ गए कि चिराग जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसके पास कोएनिग्सेग थी, फरारी वास्तव में औसत दर्जे की थी। यह कैसे संभव है? सभी में गाओ युदा सबसे ज्यादा चौंक गया था, नहीं, भयभीत। चिराग वास्तव में करोड़ों से ज्यादा की कोएनिग्सेग का मालिक है। एक पल के लिए गाओ युदा को संदेह हुआ कि क्या उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन फरारी वाली महिला भी उन्हें झूठ बोलती हुई नहीं लग रही थी। ये सच नहीं हो सकता। गाओ युदा अभी भी अपने दिल में इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जिस लड़के को उसने एक गरीब कॉलेज का छात्र समझा था, वह एक छिपा हुआ महाअमीर निकला। हम निकल रहे हैं। फोंग मान और कुछ अन्य लोगों से एक शब्द कहकर चिराग और बिंदिया यान लुओशुई की कार में बैठकर निकलने वाले थे। क्या हम सीधे ह्यूएटन गार्डन जा रहे हैं या कहीं और? यान लुओशुई ने पूछा। ह्यूएटन गार्डन। ये सुनकर सभी और भी अवाक रह गए। यह क्या बकवास है? ह्यूएटन गार्डन। चिराग ह्यूएटन गार्डन में रहता है। वह प्रयागराज का टॉप टियर विला क्षेत्र है। प्रत्येक विला की कीमत 1 अरब से ज्यादा है। चिराग का घर वास्तव में ह्यूएटन गार्डन में था। ह्यूएटन गार्डन में रहना और कोएनिग्सेग चलाना, यह असली दौलत है। चिराग के प्रति अपनी पिछली उपहास को याद करते हुए एक पल के लिए सभी को बेहद शर्म महसूस हुई। चिराग की नजरों में वे शायद सिर्फ अज्ञानी जोकरों का झुंड थे। गांव युदा वहीं खड़ा रहा, लंबे समय तक अवाक। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि यह कहाँ है। चिराग के शब्दों को याद करते हुए गांव युदा अवाक रह गया। मूल रूप से उसने सोचा था कि चिराग किसी दूरदराज के उपनगर में रहता है, इसलिए उसे पता नहीं था। हालांकि चिराग का घर ह्यूएटन गार्डन में था। उसे वास्तव में ह्यूएटन गार्डन का सही पता नहीं पता था। वह ह्यूएटन गार्डन में एक विला के मालिक से मिलने के लिए भी योग्य नहीं था। चिराग सही था, ये सोचते ही गांव युदा और भी ज्यादा तबाह हो गया। उसने हास्यास्पद रूप से चिराग जैसे इतने अमीर व्यक्ति के सामने दिखावा किया। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? अध्याय 45। क्या वह दुकान तुम्हारी है? यान लुओशुई की कार में चिराग यात्री सीट पर बैठा था और बिंदिया पीछे बैठी थी। माहौल थोड़ा अजीब था। पीछे बिंदिया की नजरें लगातार चिराग और यान लुओशुई के बीच घूम रही थीं। एक असामान्य माहौल महसूस हो रहा था। उसने ध्यान दिया कि भाई चिराग की यह खूबसूरत पड़ोसी भाई चिराग को कुछ अलग तरह से देख रही थी। बिंदिया का छोटा सा दिमाग तेजी से घूमने लगा, सोच रही थी कि क्या उसे चीजों को तेज करना चाहिए और भाई चिराग के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जब वह सोच रही थी, वे तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंच गए। अलविदा, अलविदा। बिंदिया को अलविदा कहने के बाद चिराग और यान लुओशुई ह्यूएटन गार्डन की ओर चल पड़े। बिंदिया के चले जाने के बाद कार में केवल चिराग और यान लुओशुई ही बचे थे और माहौल आसान होने के बजाय और भी तनावपूर्ण हो गया। चिराग को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन यान लुओशुई का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। पिछली बार चिराग के घर पर उसने चिराग और उसकी मां के बीच एक कॉल सुनी थी, गलती से यह सोचकर कि यह एक संकेत था कि चिराग बहुत शर्मिला था और सूक्ष्म रूप से उसे पहल करने के लिए याद दिला रहा था। पिछले कुछ दिनों से यान लुओशुई चिराग से बच रही थी, बेहद उलझन में महसूस कर रही थी। क्या वह छोटी लड़की तुम्हारी असली बहन थी? माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए यान लुओशुई ने बातचीत शुरू की। नहीं, वह अंकल बाई की बेटी है, मेरे गृहनगर की पड़ोसी, चिराग ने समझाया। असली बहन नहीं। चिराग, मेरे बॉयफ्रेंड बनो, यान लुओशुई ने अचानक कहा। यह सुनकर चिराग अवाक रह गया।
रैगडॉल बिल्ली बाओ बाओ के कारण चिराग और यान लुओशुई वास्तव में एक दूसरे से ज्यादा परिचित हो गए थे। लेकिन ये बहुत अचानक था। एक पल के लिए चिराग उलझन में पड़ गया। नहीं, मुझे गलत मत समझो। चिराग को जवाब न देते देख यान लुओशुई ने जल्दी से समझाया। मेरा मतलब है, मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। कुछ दिनों में मेरे माता पिता प्रयागराज आ रहे हैं। वे मुझे शादी करने और पोते पोतियां देखने के लिए जोर दे रहे हैं। इस बार वे मुझे ब्लाइंड डेट के लिए वापस ले जाने आ रहे हैं, इसलिए मुझे उनसे निपटने में तुम्हारी मदद चाहिए। यान लुओशुई ने चिराग को स्थिति समझाई। किसी कारण से जब चिराग तुरंत प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं हुआ तो यान लुओशुई थोड़ा निराश महसूस हुई। ओह, मैं समझ गया। चिराग को एहसास हुआ और उसने सहानुभूतिपूर्वक एक जुड़ाव भी महसूस किया। क्या उसकी माँ भी वैसी ही नहीं थी? पिछली बार मैंने गलती से तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी फोन कॉल सुन ली थी। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक भी कर सकती हूँ। यान लुओशुई ने जोड़ा, इस डर से कि कहीं चिराग उसके बोलने से पहले ही सीधे मना न कर दे। ये सुनकर चिराग की आंखें चमक उठीं। यान लुओशुई का विचार बहुत अच्छा था। पिछली बार जब उसकी मां ने उसे जोर देने के लिए फोन किया तो चिराग ने एक सफेद झूठ बोला था, ये दावा करते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड एक कंपनी अध्यक्ष, एक शीर्ष स्तरीय उत्तराधिकारिणी थी, ताकि यह समझाया जा सके कि वह अचानक अमीर क्यों हो गया था। शुरुआत में चिराग ने अपनी सचिव मोहिनी को ये भूमिका निभाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी एक साथ खरीदारी यात्रा के बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ था। वे परिचित नहीं थे और अचानक मोहिनी से पूछना अनुचित हो सकता था। अब जब यान लुओशुई ने प्रस्ताव दिया तो चिराग तुरंत सहमत हो गया। कुछ दिन पहले ही वो इस बात की चिंता कर रहा था कि घर कैसे जाया जाए। कोई दिक्कत नहीं, चिराग सहमत हो गया। यान लुओशुई ने उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया और उसने यान लुओशुई का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया। यह एक फायदे का सौदा था। धन्यवाद। चिराग का जवाब सुनकर यान लुओशुई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ह्यूएटन गार्डन लौटकर यान लुओशुई और चिराग घर गए और रैगडॉल बिल्ली बाओ बाओ के साथ थोड़ी देर खेले, फिर अपने अपने विला लौट गए। समय तेजी से बीत गया। 3 दिन बाद दोपहर में चिराग को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। नमस्ते, क्या ये श्री चिराग हैं? ये चिराग है। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? चिराग ने जवाब दिया। मैं वटोन स्ट्रीट के नंबर 7 दुकान का किराएदार हूँ। मेरा अनुबंध समाप्त होने वाला है और मैं भविष्य की व्यवस्थाओं पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। फोन से एक विनम्र आवाज आई। ठीक है, दोपहर 2 बजे मिलते हैं। समय देखकर चिराग ने सिर हिलाया। धन्यवाद श्री चिराग। आधे घंटे बाद चिराग वटोन स्ट्रीट के लिए रवाना हुआ। संयोग से यान लुओशुई भी कंपनी जा रही थी। चिराग को गाड़ी चलाने का मन नहीं था और उसने बस यान लुओशुई से उसे छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि यह ज्यादा दूर नहीं था। वटोन स्ट्रीट पहुंचकर चिराग को नंबर 7 की दुकान मिल गई। पूर्वी टी हाउस। तो ये जगह एक टी हाउस थी। जैसे ही चिराग अंदर गया, एक वर्दी पहने हुए एक युवक आगे बढ़ा। सर, आप। चिराग को देखकर युवक ने अनायास ही बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक बीच में ही रुक गया। चिराग, युवक ने आश्चर्य से कहा। कि जिंगरुई। चिराग भी हैरान था। सिस्टम मिलने से पहले चिराग ने एक अंशकालिक नौकरी की थी, लेकिन उसने बॉस द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से वेतन काटने के कारण इस्तीफा दे दिया था। और कि जिंगरुई उस समय उसका सहकर्मी था। क्या संयोग है? चिराग ने कहा। इस्तीफा देने के बाद तुम क्या कर रहे थे? कि जिंगरुई ने उत्सुकता से पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस खाली बैठा था। चिराग ने लापरवाही से जवाब दिया। मैं समझ गया। कि जिंगरुई ने सिर हिलाया, थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। उस कंपनी में वापस चिराग का प्रदर्शन उससे थोड़ा बेहतर था, लेकिन उसने अंत में इस्तीफा दे दिया था। अब फिर से मिलकर उसका अपना करियर फला फूला था, जबकि चिराग सुस्त लग रहा था। यही तो तुलना है। हमेशा सुंदर होना उपयोगी नहीं होता, है ना? एक पल के लिए कि जिंगरुई को गर्व की भावना महसूस हुई। क्या आप चाय के लिए यहाँ हैं? कृपया अंदर आएं। मिलना दुर्लभ है, यह मेरी तरफ से है। कि जिंगरुई ने चिराग को दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में खींचा। ये टी हाउस मेरी गर्लफ्रेंड के चाचा का है, इसलिए आराम से बैठें। कि जिंगरुई ने कुछ हद तक शेखी बघारते हुए कहा। चिराग के इस्तीफा देने के ज्यादा समय बाद कि जिंगरुई ने भी इस्तीफा दे दिया और उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई। अपनी गर्लफ्रेंड के परिचय के माध्यम से वह यहाँ मदद करने आया था।
कुछ समय के लिए काम सीखने के बाद उसने एक टी हाउस चलाने के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। फिर उसने अपने परिवार से कुछ पैसे मांगे, खुद एक टी हाउस खोलने और अपना मालिक बनने की योजना बनाई। वैसे चिराग, जब तुम आए तो क्या तुमने नंबर 12 की दुकान पर ध्यान दिया? कि जिंगरुई ने पूछा। नंबर 12 की दुकान? लगता है वह बंद है, खाली है, चिराग ने जवाब दिया। एक हफ्ते पहले नंबर 12 के किराएदार ने अपना कारोबार बंद कर दिया था और अब दुकान किराए पर नहीं ली थी। नंबर 12 खाली रहा था और चिराग ने अभी तक इसे किराए पर नहीं दिया था। तुम्हें ये कैसा लगा? कि जिंगरुई ने पूछा। बुरा नहीं, जाहिर है उसकी अपनी दुकान अच्छी होगी। ही वह मेरी है। कि जिंगरुई ने कुछ दिखावा करने के इरादे से कहा। वटोंग स्ट्रीट पर चाय के बढ़ते कारोबार के कारण उसने अपनी गर्लफ्रेंड के चाचा के साथ नंबर 12 किराए पर लेने के लिए बात की थी, जिसमें कि जिंगरुई मालिक होगा। आज उसकी गर्लफ्रेंड के चाचा नंबर 12 की दुकान के मालिक से बातचीत के लिए मिलने के लिए सहमत हुए थे और उसे विश्वास था कि सौदा जल्द ही हो जाएगा। जाहिर है चिराग के सामने दिखावा करने के लिए वह ये नहीं कहेगा कि यह किराए पर लिया गया था। उसे इसे अपना बताना होगा। आखिरकार चिराग को पता नहीं चलेगा। अस्थायी रूप से झांसा देना शायद उजागर नहीं होगा, है ना? वह दुकान तुम्हारी है। मुझे लगा कि मैंने सुना था कि उस दुकान के मालिक का उपनाम की नहीं है। कि जिंगरुई की बातें सुनने के बाद चिराग ने भौहें चढ़ाई और धीरे धीरे कहा। तुरंत कि जिंगरुई का चेहरा पीला पड़ गया, पूरी तरह से शर्मिंदा। यह है कि जिंगरुई ने जल्दी से सफाई दी। अध्याय 46। नहीं नहीं नहीं, पूरी गली मेरी है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि चिराग वास्तव में उस दुकान के मालिक को जानता होगा। उसे तो खुद भी नहीं पता था। मैंने अभी जो कहा उसमें मैं सटीक नहीं था, ये कुछ दिनों में मेरा हो जाएगा। कि जिंगरुई ने जल्दी से चिराग को समझाया। मैं वर्तमान में दुकान के मालिक के साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं समझ गया। चिराग ने सिर हिलाया। निजी कमरे का दरवाजा खुला और एक वेटर अंदर आया। कृपया चाय का आनंद लें। चाय रखने के बाद वेटर चला गया। ये देखकर कि जिंगरुई ने संतोष में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि जियोली काफी सक्षम था, बिना कहे चाय परोस रहा था। इससे उसे काफी सम्मान मिला, बुरा नहीं, और भविष्य में वह उसका समर्थन कर सकता था। चाय पियो, आज मेरी तरफ से है। कि जिंगरुई ने उदारता से कहा, चिराग के लिए चाय डालते हुए। जरूर। चाय का प्याला उठाकर चिराग ने धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। चाय बुरी नहीं है। दूसरी तरफ कि जिंगरुई ने भी एक प्याला चाय उठाई, उसे चखा और अनायास ही जवाब दिया। जरूर, यह उत्कृष्ट है, ये ताइपिंग होकुई है। एक घूंट लेते ही कि जिंगरुई ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह कौन सी किस्म है। ताइपिंग होकुई चाय की रोल्स रॉयस जैसी थी। क्या? लेकिन अगले ही पल कि जिंगरुई पूरी तरह से अवाक रह गया। ताइपिंग होकुई? जियो ली ने जो चाय परोसी थी वह वास्तव में ताइपिंग होकुई थी। उसे किसने कहा था कि वही ये परोसे? कि जिंगरुई अंदर ही अंदर दहाड़ रहा था, क्या यह उस तरह की चाय थी जिसे वे खरीद सकते थे? ताइपिंग होकुई की कीमत 100 ग्राम के लिए 1 लाख या 2 लाख तक थी। चाय का ये बर्तन कम से कम 10 ग्राम का तो होना ही चाहिए, वो 10,000 से ज्यादा है। एक बर्तन चाय के लिए 10,000 से ज्यादा। क्या वह इसे पीने के लायक था? 100 ग्राम ताइपिंग होकुई के लिए 1 लाख। कि जिंगरुई की बातें सुनकर चिराग बोला। चूंकि उसके पिता को चाय पसंद थी, इसलिए चिराग चाय की कीमतों से परिचित था। चाय के इस बर्तन की कीमत 10,000 से ज्यादा है। अपने सामने चाय को देखकर कि जिंगरुई को बिना आंसू के रोने जैसा महसूस हुआ। क्या ये चाय थी या वे पैसे पी रहे थे? एक बर्तन चाय के लिए 10,000 से ज्यादा, क्या ये महंगा है? चिराग ने हैरान होकर पूछा। पहले बिंदिया के साथ खरीदारी करते समय चिराग ने अपने पिता के लिए 100 ग्राम के लिए 3.5 लाख की चाय खरीदी थी। सिर्फ 10,000 से ज्यादा की चाय का एक बर्तन वास्तव में महंगा नहीं था। चिराग की बातें सुनकर कि जिंगरुई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। 10,000 से ज्यादा की चाय का एक बर्तन महंगा नहीं है। चेहरे की खातिर भले ही उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि जिंगरुई ने उदासीनता का भाव बनाए रखा। महंगा नहीं, महंगा नहीं। हालांकि यह उसकी गर्लफ्रेंड के चाचा की दुकान थी, सैकड़ों से हजारों की चाय का एक बर्तन पीना एक बात थी, लेकिन 10,000 से ज्यादा की ताइपिंग होकुई का एक बर्तन पीने के बाद उसे निश्चित रूप से इसके लिए भुगतान करना होगा। 10,000 से ज्यादा, ये तो उसकी मौत होने वाली थी। दिखावा करने का फैसला करने के बाद उसे इसे जारी रखना पड़ा, चाहे आंसू आए या नहीं। दुकान जल्द ही मेरी हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है
तो तुम यहाँ काम करने आ सकते हो, हम सब दोस्त हैं, मैं तुम्हारी सैलरी में कटौती नहीं करूंगा। कि जिंगरुई ने चिराग से बहुत उदारता से कहा। इस बार चिराग के सामने दिखावा करने के लिए उसने 10,000 से ज्यादा खर्च किए, इसलिए उसे चिराग को नीचा दिखाकर बदला लेना पड़ा। पहले महीने के लिए 2,500 कैसा रहेगा? एक कॉलेज के छात्र के लिए जो पार्ट टाइम कर रहा है, 2,500 कम नहीं है। कि जिंगरुई ने जोड़ा। जियो ली बिल। कि जिंगरुई ने कुछ मिनट बाद बुलाया, 10,000 से ज्यादा के खर्च का दर्द महसूस कर रहा था। बुलावा सुनकर जियो ली हैरान होकर आया और पूछा, बिल? कौन सा बिल? चाय का है ना? चाय का ये बर्तन मुफ्त है, बॉस ने ऐसा कहा, जियोली ने समझाया। क्या? ये सुनकर कि जिंगरुई को अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया फिर से रोशन हो गई हो। ये बहुत अच्छा था। अंकल सन ने आखिरकार उसे सम्मान दिया। 10,000 से ज्यादा की चाय के बर्तन के लिए उसे भुगतान करने की जरूरत नहीं थी। देखो, ये कि जिंगरुई का रुतबा था। जैसे ही कि जिंगरुई शेखी बघारने वाला था, एक जोरदार आवाज आई, श्री चिराग का यहाँ चाय के लिए आना हमारे लिए सम्मान की बात है, ये हमारा सौभाग्य है, हम क्या पैसे ले सकते हैं? एक मुस्कुराता हुआ मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंदर आया। तुम क्या कहते हो, जियो की? हम। अंकल सन की बातें सुनकर कि जिंगरुई अवाक रह गया। अंकल सन की बातें सही नहीं लग रही थी। ये चिराग को सम्मान दे रहा था, उसे नहीं, और अंकल सन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे चिराग के यहाँ चाय पीने से उनका स्तर बढ़ गया हो। श्री चिराग, मैं दुकान किराए पर लेना जारी रखने की योजना बना रहा हूँ। यह अगले महीने का किराया है, मैं इसे सीधे आपको भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद 50,000 चिराग के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। वैसे श्री चिराग, मैंने सुना है कि दुकान नंबर 12 खाली है, मैं इसे किसी और की ओर से किराए पर लेना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अत्यंत विनम्रता से पूछा। क्या? कि जिंगरुई पूरी तरह से अवाक रह गया। अंकल सन, क्या आप कह रहे हैं कि चिराग दुकान नंबर 12 का मालिक है? कि जिंगरुई को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, क्या श्री चिराग का नाम कुछ ऐसा है जिसे आप लापरवाही से पुकार सकते हैं? बेशक, दुकान नंबर 12 श्री चिराग की है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने की जिंगरुई को सख्ती से डांटा। यह कैसे संभव है? कि जिंगरुई बेवकूफी से बड़बड़ाया। वह चाहता था कि उसे छिपने के लिए कोई छेद मिल जाए। उसने न केवल दिखावा करने में विफलता हासिल की, बल्कि उसने खुद को बुरी तरह से शर्मिंदा भी किया। उसने वास्तव में मालिक के सामने किसी और की संपत्ति के बारे में दिखावा किया। क्या वह मूल रूप से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने का प्रस्ताव नहीं दे रहा था? नहीं, रुको चिराग, ये दुकान भी तुम्हारी है? अंकल सन की बातें याद करते हुए कि जिंगरुई ने सदमे में पूछा। हाँ, चिराग ने सिर हिलाया। सिर्फ ये दो ही नहीं, वटोन स्ट्रीट की सारी दुकानें मेरी हैं, बस एक छोटी सी संपत्ति। चिराग ने जवाब दिया। अपने जुनून समूह और गंगा तट विला की तुलना में पूरी वटोन स्ट्रीट वास्तव में एक छोटी सी संपत्ति थी। चिराग का जवाब सुनकर कि जिंगरुई वहीं खड़ा रहा जैसे एक साथ कई चाकू उसके दिल को छेद रहे हों। उसे एक जबरदस्त भावनात्मक झटका लगा। पूरी गली उसकी थी, यहां तक कि वटोन स्ट्रीट भी कम से कम कुछ अरब की होगी, और यह एक छोटी सी संपत्ति थी। चिराग के हाव भाव से वह वास्तव में दिखावा नहीं कर रहा था, क्योंकि वह वास्तव में वटोन स्ट्रीट को महत्वपूर्ण नहीं मानता था। चिराग कितना भयानक रूप से अमीर होगा। अभी अभी उसने बेवकूफी से चिराग को अपने लिए काम पर रखने के बारे में सोचा, क्या वह इसके लायक था? वह नहीं था। श्री चिराग, क्या जियोकी ने आपको परेशान किया? अचानक कुछ महसूस होने पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से पूछा। नहीं, कुछ नहीं, अभी अभी जियोकी ने कहा कि वह दुकान नंबर 12 खरीदना चाहता है। दुकान नंबर 12 खरीदना? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पूरी तरह से हैरान था। उसमें कम से कम 3 से 4 मिलियन का खर्च आएगा, शायद उससे भी ज्यादा। जियोकी, तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने की जिंगरुई से पूछा। नहीं नहीं, मैंने गलत कहा, ये किराए पर लेना है, बस किराए पर लेना। कि जिंगरुई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने जोर से हिलाया। अंत में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मदद से दुकान नंबर 12 किराए पर दे दी गई। जब तक उसने चिराग को जाते हुए नहीं देखा कि जिंगरुई ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने फैसला किया कि आज से वह दिखावा करना बंद कर देगा और विनम्र होना सीखेगा। अगर चिराग को पता होता तो वह निश्चित रूप से कि जिंगरुई की पीठ थपथपाता काफी प्रसन्न महसूस करता।
अच्छा लड़का, तुम काफी होनहार हो, विनम्र होना ही सही रास्ता है। जैसे ही चिराग टी हाउस से बाहर निकला, उसे बीमा कंपनी का फोन आया, जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसकी बाइक रात्रि पतन की मरम्मत हो गई है और वह डिलीवरी के लिए तैयार है। रात्रि पतन के क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा कंपनी ने सक्रिय रूप से चिराग के लिए इसकी मरम्मत की, जिससे उसे परेशानी नहीं हुई। ठीक है, इसे वटोन स्ट्रीट पर पहुंचा दो। बीमा कंपनी काफी कुशल थी। चिराग को यह नहीं पता था कि बीमा कंपनी अपने विशेष ग्राहक को खुश करने के लिए किस हद तक गई थी। ज्यादा दूर नहीं, एक सुंदर चेहरे वाली लड़की ने चिराग को देखा और अचानक जम गई। ये वह है। अध्याय 47, धोखेबाज औरत का प्रदर्शन। चिराग को देखकर लड़की तेजी से आगे बढ़ी। नमस्ते, क्या आपके पास लाइटर है? चिराग के पास पहुंचकर लड़की जैंग यंगयिंग ने पूछा। नहीं, चिराग ने सिर हिलाया। तो फिर आप मेरे दिल को कैसे रोशन कर सकते हैं? जैंग यंगयिंग ने शर्माते हुए चेहरे के साथ चिराग से कहा। ओह, चिराग ने जवाब दिया। इससे पहले कि चिराग कुछ कह पाता, जैंग यंगयिंग ने उसे पकड़ लिया और पास की एक दूध चाय की दुकान में चली गई। दुकान के अंदर जैंग यंगयिंग चिराग की गर्लफ्रेंड की तरह व्यवहार करते हुए उसके सामने बैठी। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अगले ही पल जैंग यंगयिंग ने काफी सीधे तौर पर पूछा। मेरे पास नौकरी नहीं है, क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? चिराग बोला। कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हें सहारा दे सकती हूँ। चिराग फिर बोला। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे माता पिता के पास भी कोई बचत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए पसंद करती हूँ, तुम्हारे पैसे के लिए नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैंग यंगयिंग ने बहुत ईमानदारी से देखते हुए कहा। मेरे पास घर नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास घर है, तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। चिराग के सवालों की झड़ी के सामने सुंदरी ने सब कुछ सोच लिया था, तेजी से जवाब दे रही थी। सच में, चिराग ने खुद से बड़बड़ाया, सोचते हुए। इन वर्षों में उसने अनगिनत लड़कियों को जाना था और हर तरह की खूबसूरत महिलाओं को देखा था। बेशक उसने काफी सारे सोना खोदने वालों और धोखेबाज महिलाओं का भी सामना किया था। इस लड़की के चेहरे के भावों में सूक्ष्म बदलावों के माध्यम से चिराग ने पहले ही उसे धोखेबाज महिला के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। लेकिन बेशक ये भी संभव था कि चिराग गलत हो। हालांकि परिणाम जल्द ही सामने आ जाएगा। चिराग फिर बोला। और मेरी कार बहुत खराब है, उसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। कोई बात नहीं, 2 सीटें बेहतर हैं। जब तक मेरे पास तुम हो और कुछ मायने नहीं रखता। जैंग यंगयिंग ने गहरी स्नेह के साथ चिराग को जवाब दिया। स्पोर्ट्स कारों में जाहिर है 2 सीटें होती हैं। 4 सीटों वाली साधारण कार एक खटारा निश्चित रूप से एक स्पोर्ट्स कार की तुलना नहीं कर सकती। करोड़ों की कोएनिग्सेग की तो बात ही छोड़ दो। जैंग यंगयिंग कुछ दिन पहले ही चिराग से मिली थी। उसने एक छात्रावास की साथी से सुना था कि कुछ दिन पहले ये छात्रावास की साथी गाओ युदा, फोंगमान और अन्य लोगों के साथ हिम मंडप में खाना खाने गई थी। वहां उन्हें एक बेहद लो प्रोफाइल अरबपति मिला। उसके पास न केवल देवताओं जैसा रूप था, बेहद खूबसूरत, बल्कि करोड़ों की कोएनिग्सेग भी थी और वह ह्यूटन गार्डन में एक विला में रहता था। बिल्कुल एक शीर्ष स्तरीय अमीर, लंबा और सुंदर लड़का। अंत में इस छात्रावास की साथी ने उन्हें चिराग की एक तस्वीर भी दिखाई, बस एक झलक के लिए। धन और जानलेवा रूप दोनों होने के कारण तस्वीर की बस एक झलक ने जैंग यंगयिंग को चिराग को गहराई से याद करा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी भाग्यशाली होगी कि यहाँ इस लो प्रोफाइल रहस्यमयी अरबपति से टकरा जाएगी। जैंग यंगयिंग समझ गई कि चिराग अभी उसकी परीक्षा ले रहा था। यह उसके लिए पहली बार नहीं था। उसने पहले भी कई अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिसों को पकड़ा था, लेकिन चिराग की तुलना में वे वारिस कुछ भी नहीं थे। जब तक वह चिराग की गर्लफ्रेंड बन जाती, वो दौलत में शादी कर सकती थी। विला, लग्जरी कारें और बैग और जूतों से भरा घर सिर्फ एक सपना नहीं रह जाएगा। ये सोचते हुए जैंग यंगयिंग ने चिराग को देखते हुए एक भोला भाला रूप धारण करने की कड़ी कोशिश की। जैंग यंगयिंग की अभिव्यक्ति देखकर चिराग काफी हद तक निश्चित था। वास्तव में वह एक छिपी हुई धोखेबाज लड़की थी। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी कार स्पोर्ट्स कार नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण साइकिल है, बहुत सस्ती। चिराग ने बेबसी से कहा। हम चिराग की बातों ने जैंग यंगयिंग को चौंका दिया। ये कैसे हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से सोचते हुए जैंग यंगयिंग ने नाटक जारी रखने का फैसला किया। श्री चिराग, हम पहुंच गए। 10 मिनट से ज्यादा समय में बीमा कंपनी से कोई व्यक्ति वाहन लेकर आ गया था। मुझे पता है। चिराग ने अपना फोन नीचे रखा।
विश्वास नहीं होता, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर चिराग उठा और बाहर चला गया। एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ ज़ैंग यंगयिंग उत्सुकता से चिराग के पीछे पीछे बाहर चली गई। क्या ये लड़का सच में गरीब हो सकता है? क्या उसकी छात्रावास की साथी झूठ बोल रही थी? अचानक ज़ैंग यंगयिंग को संदेह होने लगा। आखिरकार कोएनिग्सेग और शानदार विला ऐसी चीजें थीं जिनका छात्रावास की साथी ने जिक्र किया था, बिना ठोस सबूत के एक तस्वीर भी नहीं। वटोन स्ट्रीट पर वापस चिराग ने तुरंत बीमा कंपनी के प्रबंधक यांग को ज्यादा दूर नहीं देखा। अभी प्रबंधक यांग के साथ एक बिल्कुल नई रात्रि पतन साइकिल खड़ी थी। देखो, चिराग ने रात्रि पतन की ओर इशारा किया और ज़ैंग यंगयिंग से कहा। यह है। रात्रि पतन को देखकर ज़ैंग यंगयिंग अवाक रह गई। क्या यह सच में एक टूटी फूटी साइकिल थी? न कोएनिग्सेग, न कोई स्पोर्ट्स कार। इसमें सिर्फ 2 सीटें हैं, है ना? चिराग ने प्रबंधक यांग से रात्रि पतन ली। चिराग की साइकिल को देखते हुए ज़ैंग यंगयिंग का चेहरा गुस्से से कांपते हुए रंगों के एक स्पेक्ट्रम से गुजरा। इस क्षण वह निश्चित थी, चिराग सच में गरीब था। वह नीच था जिसने उसे धोखा दिया, जिससे उसने इतना समय और मुस्कान बर्बाद की, एक गरीब लड़के के साथ दूध चाय पीने बैठी। कंगना रनौत के बारे में ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 6 भारतीय महिलाएं जो सुंदरता और दिमाग के लिए जानी जाती हैं। चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, क्या फायदा? क्या वह उसे हवेली, लग्जरी कारें दे सकता था या उसे दसियों हजार के हैंडबैग खरीद सकता था? तुम नीच, मैं तुम्हें इसके लिए जरूर सबक सिखाऊंगी। ज़ैंग यंगयिंग ने मन ही मन सोचा। तुम सच में गरीब हो, है ना? इस तरह से तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? सपने देखना बंद करो। चिराग का सामना करते हुए ज़ैंग यंगयिंग ने अपना नाटक छोड़ दिया और सीधे नकाब उतार दिया, एक कक्षा की तरह गाली देते हुए। हाँ, चिराग हंसा, उसकी प्रवृत्ति सही थी। इस ज़ैंग यंगयिंग को लगा कि उसकी चालें प्रभावशाली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह उच्च स्तरीय धोखेबाज लड़की या एक उत्तम दर्जे की हरी चाय वाली लड़की बनने से बहुत दूर थी। तो बस इतना ही, अब और नाटक नहीं। उबाओ। चिराग ज़ैंग यंगयिंग को और चिढ़ाना नहीं चाहता था। प्रबंधक यांग को धन्यवाद देने के बाद वह अपनी रात्रि पतन पर सवार होकर चला गया। चिराग को जाते हुए देखकर प्रबंधक यांग आह भरे बिना नहीं रह सका। आजकल ये अमीर लोग, आप इन्हें समझ ही नहीं सकते। 4 या 5 मिलियन के साथ साइकिल के बजाय लैम्बोर्गिनी या रोल्स रॉयस खरीदना बेहतर नहीं होगा? प्रबंधक यांग ने सिर हिलाया, गहराई से प्रभावित हुए। वह अमीर लोगों के दिमाग को समझ नहीं पा रहा था। क्या? ज्यादा दूर नहीं। ज़ैंग यंगयिंग, जो जाने के लिए तैयार थी, तुरंत रुक गई। उसका चेहरा खाली था। उसने अभी अभी क्या सुना? क्या इस आदमी ने कहा कि चिराग की साइकिल 4 या 5 मिलियन की है, जो रोल्स रॉयस के बराबर है? ये कैसे संभव हो सकता है? ज़ैंग यंगयिंग को लगा कि उसने गलत सुना, इसलिए वह जल्दी से मुड़ी और प्रबंधक यांग से बेचैनी से पूछा, क्या आपने कहा कि उसकी साइकिल 4 या 5 मिलियन की है? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता था? यह एक रात्रि पतन साइकिल है, जिसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किया गया है। दुनिया में केवल 3 कीमत लैम्बोर्गिनी के बराबर। प्रबंधक यांग ने ईर्ष्या से कहा। क्या? ये सुनकर ज़ैंग यंगयिंग अवाक रह गई। वह वास्तव में एक लैम्बोर्गिनी के बराबर साइकिल थी। ये कैसे हो सकता है? क्या वह सच में ह्यूएटन गार्डन में रहता है, वहां एक विला के साथ? ज़ैंग यंगयिंग ने फिर पूछा। उसका पूरा शरीर घबराहट से कांप रहा था। अध्याय 48। ऑनलाइन नकली प्रसारकों का पर्दाफाश। चिराग ने कार्रवाई की। बेशक हमने मूल रूप से कार ह्यूएटन गार्डन भेजने के बारे में सोचा था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि श्री चिराग पास में होंगे, जिससे हमारी परेशानी बच गई। प्रबंधक यांग ने ज़ैंग यंगयिंग को अजीब तरह से देखते हुए कहा और फिर मुड़कर चले गए। ज़ैंग यंगयिंग वहीं खड़ी रह गई जैसे बिजली का झटका लगा हो, अवाक। पता चला कि चिराग वास्तव में एक लो प्रोफाइल अमीर और सुंदर लड़का था। पता चला कि उसकी रूममेट्स ने जो कहा वह सच था। पता चला कि चिराग पहले उसकी परीक्षा ले रहा था। नहीं, ज़ैंग यंगयिंग निराशा से चिल्लाए। क्या उसने अभी अभी दौलत में शादी करने और एक कुलीन महिला बनने का सुनहरा अवसर खो दिया था? कोई चांस नहीं। ज़ैंग यंगयिंग को अपने फैसले पर रोने तक का पछतावा हुआ। चिराग, मेरे लिए रुको, मैं गलत थी, मत जाओ। ज़ैंग यंगयिंग होश में आए और जल्दी से चिराग के पीछे भागी। 5-6 मीटर दौड़ने के बाद ऊंची एड़ी के जूते में ज़ैंग यंगयिंग का टखना मुड़ गया और वह मुंह के बल गिर पड़ी, एक हास्यास्पद शर्मिंदगी। उस क्षण ज़ैंग यंगयिंग को लगा कि उसने एक नहीं बल्कि एक अरब खो दिया है। ...
हाल की कई घटनाओं के कारण चिराग ने कोई लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी। शार्क लाइव प्लेटफॉर्म को चिराग के दूसरे व्यक्तित्व रहस्यमय बोर भाई के प्रमुख लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर शीर्ष पर रहने के कारण लगातार ध्यान मिल रहा था। बोर भाई ने सभी प्रमुख स्ट्रीमर्स को पीछे छोड़ दिया था, जो शार्क लाइव पर सबसे चर्चित विषय बन गया था। लेकिन उस समय से बोर भाई फिर कभी नहीं दिखाई दिया, जिससे संशयपूर्ण आवाजें उठने लगीं। बोर भाई सिर्फ एक शिल था, कथित तौर पर एक एजेंसी द्वारा विशुद्ध रूप से प्रचार के लिए बनाया गया एक नकली अमीर व्यक्तित्व। इस संदेह को सबसे पहले शार्क प्लेटफॉर्म के एक स्ट्रीमर शेन चांगक्सुन ने उठाया, जिसने खुद को एक पेशेवर पर्दाफाश करने वाला कहा। आज शेन चांगक्सुन ने हमेशा की तरह अपना लाइव स्ट्रीम शुरू किया, जिसका शीर्षक अभी भी लाइव पर्दाफाश नकली अमीर बोर भाई था। अपनी लोकप्रियता और रेटिंग को लाखों में पहुंचते देखकर शेन चांगक्सुन बेहद प्रसन्न हुआ। उसने प्रचार का पूरी तरह से फायदा उठाया था। नमस्ते दोस्तों, मैं पेशेवर पर्दाफाश करने वाला शेन चांगक्सुन हूं। आज मैं सभी को कियान की स्ट्रीम पर छापा मारने के लिए ले जा रहा हूं, नकली अमीर बोर भाई की निंदा करने के लिए। शेन चांगक्सुन ने अपने स्ट्रीम पर जोश से घोषणा की। कियान झोऊ कियान के लाइव स्ट्रीम का उपनाम था। शेन चांगक्सुन ने कुछ दिन पहले इस गर्मी का फायदा उठाने के बारे में सोचा था, जो सनसनीखेजता के माध्यम से प्रसिद्धि पाने का उसका मौका था। आखिरकार लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में 99% सुपर अमीर व्यक्तित्व नकली थे, जो इन स्ट्रीमर्स के पीछे की एजेंसियों द्वारा मार्केटिंग के लिए दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए थे। ये कहना कि बोर भाई एक नकली अमीर व्यक्तित्व था, बिल्कुल भी समस्याग्रस्त नहीं था। शार्क लाइव के नए सीईओ के रूप में चिराग की खबर केवल कुछ शीर्ष स्ट्रीमर्स और शार्क लाइव के उच्च अधिकारियों को पता थी। ये बोर भाई जरूर एक हैकर होगा। सोचो, शुरुआत में उसने केवल कुछ हजार इस्तेमाल किए और हर बार 10 लाख से ज्यादा के उपहार मिले। जरूर कुछ गड़बड़ है। सब लोग हमला करो, कियान की स्ट्रीम में जाओ और उसे शर्मिंदा करो, जब तक वही ये स्वीकार नहीं करती कि बोर भाई एक नकली अमीर आदमी है। शेन चांगक्सुन और भी उत्साहित हो गया, अंततः खड़ा हो गया जैसे कि उसे नकली अमीर बोर भाई के खिलाफ गहरी दुश्मनी हो। जैसे ही शेन चांगक्सुन के अनगिनत दर्शक झोऊ कियान की स्ट्रीम पर उमड़ पड़े, अपमानजनक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। स्क्रीन पलक झपकते ही भर गई। अपनी स्ट्रीम में अपमानजनक टिप्पणियों की बाढ़ को देखकर झोऊ कियान जम गई, आंसू भरी आंखों से अविश्वसनीय रूप से अन्यायपूर्ण महसूस कर रही थी। वह तो बस चुपचाप गाना चाहती थी, ये लोग इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से स्ट्रीम में लगातार उसका अपमान हो रहा था, और आज विशेष रूप से हद से ज्यादा था। झोऊ कियान को, जिसकी आंखें लाल थीं, देखकर इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड शेन चांगक्सुन बेहद गर्व महसूस कर रहा था। बहुत बढ़िया, सब लोग उसे शर्मिंदा करते रहो, नकली अमीर बोर भाई को शर्मिंदा करो। शेन चांगक्सुन ने फिर से आग्रह किया। इस बार कियान और बोर भाई का इस्तेमाल करके वह रैंकों पर चढ़ना और एक प्रमुख शार्क प्लेटफॉर्म स्ट्रीमर बनना चाहता था। हम ह्यूएटन गार्डन लौटने के बाद चिराग, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ने शार्क लाइव खोला। झोऊ कियान को स्ट्रीमिंग करते देखकर चिराग ने तुरंत क्लिक किया, अप्रत्याशित रूप से हमले को देखते हुए। नकली अमीर आदमी। चिराग हल्का हंसा। अगले ही पल 2000 के सुपर रॉकेट झोऊ कियान की स्ट्रीम पर हावी होने लगे। बोर होस्ट को 100 सुपर रॉकेट उपहार देता है। बोर होस्ट को 200 सुपर रॉकेट उपहार देता है। बोर होस्ट को 300 सुपर रॉकेट उपहार देता है। ... जहां दूसरे एक एक करके सुपर रॉकेट भेजते थे, वहीं चिराग ने सैकड़ों की संख्या में भेजे। पलक झपकते ही चिराग ने 10 मिलियन से ज्यादा के उपहार दिए थे। वैसे भी शार्क लाइव अब उसका था, और जब पैसे खर्च हो जाते थे तो वह अनिवार्य रूप से वापस उसके खाते में चले जाते थे। किसी भी राशि को खर्च करना महत्वहीन था। जैसे ही चिराग के उपहार स्क्रीन पर छा गए, अपमानजनक टिप्पणियां गायब हो गईं। शेन चांगक्सुन और उसके कई दर्शक अवाक रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बोर भाई वास्तव में दिखाई देगा और पलक झपकते ही 10 मिलियन के और उपहार भेजेगा। उन्हें संदेह हुआ। डरो मत, सब लोग स्पैम करते रहो। ये बोर भाई निश्चित रूप से एक नकली अमीर आदमी है, सिर्फ एक शिल। हालांकि उसे बेहद दोषी महसूस हो रहा था, शेन चांगक्सुन ने हठपूर्वक जोर दिया। सुपर अमीर बोर भाई की वापसी ने तुरंत पूरे शार्क लाइव को हिला दिया। मिनटों बाद कई शीर्ष स्ट्रीमर झोऊ कियान की स्ट्रीम में दिखाई दिए। बहन जी, चिंता मत करो, मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि बोर भाई एक असली सुपर अमीर आदमी है। बोर भाई कमाल का है।
शार्क लाइव का गेमिंग किंग प्रकट हुआ, तुरंत 3 मिलियन के उपहार भेजे। बहन जी, मैं भी यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि बोर भाई सबसे अच्छा है। अगले कई लोकप्रिय महिला स्ट्रीमर दिखाई दी, सामूहिक रूप से लाखों के उपहार भेजती हुई। 5 मिनट से भी कम समय में झोऊ कियान को 20 मिलियन से ज्यादा के उपहार मिले, सभी शार्क लाइव के शीर्ष स्तर के स्ट्रीमर्स से। बेशक इन शीर्ष स्तर के स्ट्रीमर्स ने ये चिराग के साथ एहसान करने के लिए किया था। इन शीर्ष स्तर के स्ट्रीमर्स का किसी न किसी तरह से शार्क लाइव के उच्च अधिकारियों से संबंध था, और वे उन कुछ लोगों में से थे जो जानते थे कि चिराग शार्क लाइव का नया मालिक है। शार्क लाइव के सभी शीर्ष स्तर के स्ट्रीमर्स को खड़े होते देख जिन दर्शकों को चिराग के नकली अमीर होने पर संदेह था, वे जल्दी ही चुप हो गए। उपयोगकर्ता 18,93,72,223 को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपयोगकर्ता तुम्हारा चाचा को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ... अगले ही पल जिन सभी उपयोगकर्ताओं ने झोऊ कियान और बोर भाई का अपमान किया था, उन्हें एक साथ स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। जब शार्क लाइव की तकनीकी टीम ने चिराग को प्रकट होते देखा तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। अरे मिस्टर पर्दाफाश करने वाले, अब आपको क्या कहना है? चिराग भी शेन चांगक्सुन की स्ट्रीम में दिखाई दिया। धोखा, शेन चांगक्सुन तुम असली धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी 18 पीढ़ियों को कोसता हूं, तुम नीच। भाड़ में जाओ, तुम झूठे ठग। अनगिनत दर्शक शेन चांगक्सुन की स्ट्रीम में उसे गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। इन दोस्ताना टिप्पणियों को देखकर मोटी चमड़ी वाला शेन चांगक्सुन अप्रभावित रहा। मैं इन दिनों मशहूर हो गया हूं, इस महीने कम से कम लाखों कमा रहा हूं। मैं एक धोखेबाज हूं, तुम क्या कर सकते हो? चिराग के सवाल के जवाब में शेन चांगक्सुन ने अहंकारपूर्वक जवाब दिया, हद से ज्यादा शेखी बघारते हुए। भले ही यह बोर भाई वास्तव में एक अमीर आदमी था, वो कंप्यूटर या फोन स्क्रीन के पीछे क्या कर सकता था? बोर भाई, तुम बस एक हारे हुए हो। शेन चांगक्सुन जोर से हंसा, पैसे पकड़कर भागने की योजना बना रहा था, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। मैं पूछता हूं, क्या तुम गुस्सा हो, चिढ़े हुए हो? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, कचरे? अध्याय 49। मेरे पास भी एक छोटा सा उपहार है। एक पेशेवर ट्रोल और इंटरनेट कीबोर्ड योद्धा के रूप में शेन चांगक्सुन को इसी बात का सबसे ज्यादा गर्व था। ऑनलाइन वह जितना चाहे उतना अपमान कर सकता था, वास्तविकता के विपरीत, जहां एक बात कहने पर भी उसकी पिटाई हो सकती थी। तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आत्मसंतुष्ट शेन चांगक्सुन बैठ गया। अलविदा। मेशी भाई की टिप्पणी फिर से दिखाई दी। अलविदा। क्या यह आदमी मेरे हमलों से डर गया और दुम दबाकर भाग गया? चिराग की टिप्पणी देखकर शेन चांगक्सुन जोर से हंस पड़ा। इतनी जल्दी जा रहे हो? यहां तक कि शेन चांगक्सुन फिर से बोलने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, उसके सामने का लाइव स्ट्रीम अचानक काला हो गया। फिर चैट रूम में एक पंक्ति का पाठ दिखाई दिया। आपका लाइव स्ट्रीम रूम प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध की तिथियां 9 अप्रैल 2020, 9 अप्रैल 12,020, 2020 से 12,020 तक 10,000 साल। उसका लाइव स्ट्रीम 10,000 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये कैसा मजाक था? कंप्यूटर को घूरते हुए शेन चांगक्सुन अवाक रह गया। ये कैसे हो सकता था? उस क्षण वह अचानक समझ गया कि मेशी भाई ने अलविदा टिप्पणी क्यों भेजी थी। ये वास्तव में अलविदा था। नहीं, ये हमेशा के लिए विदाई थी। 10,000 वर्षों में उसे डर था कि उसकी राख भी नहीं बचेगी। जैसे ही शेन चांगक्सुन को लगा कि सब खत्म हो गया है, उसके स्ट्रीमिंग बैकएंड पर एक संदेश आया। आपके लाइव स्ट्रीम ने नियमों का उल्लंघन किया है, कमाई रोक दी जाएगी और पिछली मजदूरी वापस ले ली जाएगी। क्या? ये देखकर शेन चांगक्सुन उछल पड़ा, उसके बाल खड़े हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? शेन चांगक्सुन गुस्से से चिल्लाया। उसने पहले जो कहा था, मेशी भाई की लोकप्रियता का फायदा उठाकर लाखों कमाने के बारे में, वह इस महीने हुआ था। महीने का अंत भी नहीं आया था और कमाई अभी तक उसे नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, उसका पिछला वेतन भी वापस ले लिया जाएगा। हरामी, हरामी। शेन चांगक्सुन गुस्से से पैर पटकने लगा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बीप बीप। शेन चांगक्सुन का फोन फिर से बजा और उसने उसे चेक किया। कानूनी नोटिस, श्री शेन चांगक्सुन, ये लॉ फर्म। आपने दूसरों को बदनाम करके या दूसरों को बदनाम करने के लिए तथ्यों को गढ़कर कुछ कानूनों का उल्लंघन किया। शार्क लाइव द्वारा जारी कानूनी नोटिस को घूरते हुए शेन चांगक्सुन पूरी तरह से चौंक गया।
वह जानता था कि इस बार वह सच में मुसीबत में है, और यह बड़ी मुसीबत है। शायद उसे कुछ साल जेल में भी बिताने पड़ सकते हैं। नहीं। शेन चांगक्सुन के पैर लड़खड़ा गए और वह डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा। चिराग को इस इंटरनेट ट्रोल शेन चांगक्सुन की परवाह नहीं थी। उसे विश्वास था कि शार्क लाइव इसे उसकी संतुष्टि के अनुसार संभालेगा। भाई चिराग, मुझे बहुत अफसोस है, ये सब मेरी गलती है। चिराग को वीचैट पर झो कियान का संदेश मिला। कोई बात नहीं, बस स्ट्रीमिंग पर ध्यान दो, तुम्हारे चैट रूम में आपसे कोई ट्रोल नहीं होगा। इस घटना के बाद झो कियान के स्ट्रीमिंग रूम पर शार्क लाइव द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा, किसी भी ट्रोल को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। शाम को यान लुओशुई चिराग के घर आए। मेरे माता पिता ने फोन किया, वे कल यहाँ होंगे। यान लुओशुई ने कहा। मैं समझ गया। चिराग ने सिर हिलाया। दोनों पहले ही एक जोड़ा होने का नाटक करने के लिए सहमत हो गए थे। उन्हें बस उम्मीद नहीं थी कि यान लुओशुई के माता पिता इतनी जल्दी आ जाएंगे। मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन रासायनिक अनुसंधान में बिताया है, उनका स्वभाव थोड़ा सनकी है, कृपया उन्हें बर्दाश्त करें। यान लुओशुई ने माफी मांगते हुए कहा। एक शोधकर्ता, मेरे भावी ससुर वास्तव में प्रभावशाली हैं। चिराग सफलतापूर्वक किरदार में आ गया था, बोलते हुए सिर हिला रहा था। मुझे समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी और बातचीत के बाद यान लुओशुई आखिरकार चली गई। सोने का समय, महान ससुराल वालों से निपटने के लिए अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है। चिराग जल्दी सो गया। अगले दिन जब चिराग उठा तो सिस्टम से तुरंत एक आवाज आई। डिंग, चेक इन क्वेस्ट, क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? एक और चेक इन कार्य। चिराग की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत हां पर क्लिक किया। चेक इन सफल। सभी रासायनिक तत्व रेडियोधर्मी तत्वों को छोड़कर प्राप्त करने पर बधाई। हम चेक इन इनाम देखकर चिराग अवाक रह गया। सिस्टम जानता था कि आज उसे रसायन विज्ञान के प्रति जुनूनी ससुर से निपटना है, इसलिए उसने उसे ये दिया। लेकिन सभी रासायनिक तत्व प्राप्त करना किस तरह का सौदा था? चिराग पूरी तरह से हैरान था, लेकिन जब वह लिविंग रूम में गया तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। इस समय चिराग के लिविंग रूम में एक विशाल कैबिनेट था जो पूरी दीवार पर फैला हुआ था। कैबिनेट को अनगिनत छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें हर तरह का रासायनिक तत्व मौजूद था। क्या इसे तत्वों की आवर्त सारणी के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, सभी रासायनिक तत्वों को इकट्ठा करते हुए? विशाल कैबिनेट को घूरते हुए चिराग ने अविश्वास में कहा। यह अविश्वसनीय था। सिस्टम शक्तिशाली था। चिराग मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रशंसा की। आवर्त सारणी के अनुसार सभी रासायनिक तत्वों को इकट्ठा करना, यह भयानक था। स्कूल में तत्वों की उस आवर्त सारणी को याद करना एक बुरा सपना था। अगर ऐसा कोई कैबिनेट होता तो वास्तविक तत्वों को देखकर याद करना कितना आसान होता। चिराग उत्सुकता से कैबिनेट के पास गया। कैबिनेट के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व चुपचाप आवर्त सारणी के अनुसार साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित थे। सिस्टम के परिचय के अनुसार अंदर के विभिन्न तत्व लगभग 100% शुद्ध थे। शुद्धता जितनी ज्यादा, कीमत उतनी ही ज्यादा। उदाहरण के लिए, जाने माने सोना और चांदी के अलावा तत्व 45 रोडियम की कीमत 2 मिलियन प्रति किलोग्राम से ज्यादा है। सबसे महंगा तत्व 98 कैलिफोर्नियम की कीमत 2 बिलियन प्रति ग्राम है। हाँ, आपने सही पढ़ा, प्रति ग्राम, प्रति किलोग्राम नहीं। और ये तत्व ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें आसानी से पैसे से खरीदा जा सके। तत्वों के अलावा इन तत्वों को संरक्षित करने वाला कैबिनेट भी अनमोल था। ये ध्यान देने योग्य है कि कई तत्वों को संरक्षित करना बहुत मुश्किल है, फिर भी वे अब कैबिनेट में चुपचाप पड़े थे। चिराग ने अनुमान लगाया कि रासायनिक तत्वों के इस कैबिनेट की कीमत कई 100 मिलियन होनी चाहिए। सिस्टम वास्तव में विचारशील है। चिराग भावनाओं से भर गया था। कल ही वह सोच रहा था कि पहली मुलाकात के लिए उसे क्या उपहार देना चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम आज इतना सही उपहार देगा। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन रासायनिक अनुसंधान में बिताया है, उसके लिए सभी रासायनिक तत्वों को व्यक्तिगत रूप से देखना निस्संदेह एक अविस्मरणीय अनुभव था। ये किसी भी पुरानी कलाकृतियों या विलासिता की वस्तुओं को उपहार देने से कहीं बेहतर था। ये काफी छोटा सा उपहार है। चिराग ने सिर हिलाया। नाश्ते के बाद चिराग यान लुओशुई के घर गया और साथ में वे हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। सुबह 10 बजे यान लुओशुई के माता पिता की उड़ान पहुंची। माँ, पिताजी। अपने माता पिता को देखकर यान लुओशुई ने उत्साह से हाथ हिलाया। चिराग ने उस दिशा में देखा जहां यान लुओशुई हाथ हिला रही थी। 60 के दशक के एक जोड़े को आते हुए देखा।
यान लुओशुई के पिता ने मोटे चश्मे पहने हुए थे, जो एक पुराने विद्वान की छवि के अनुरूप थे। यान लुओशुई की मां अच्छी तरह से रखी हुई एक परिष्कृत महिला थी। जैसे ही वह अपने माता पिता से मिली, यान लुओशुई ने चिराग का परिचय कराने की तैयारी की। माँ, पिताजी, यह मेरा। हालांकि इससे पहले कि यान लुओशुई खत्म कर पाती, एक युवक लगभग 28 या 29 साल का, सोने के फ्रेम का चश्मा पहने और सज्जनता का परिचय देते हुए अचानक पीछे से प्रकट हुआ। नमस्ते चाचा और चाची, मैं हे बोवेन हूँ, लुओशुई का एक दोस्त। हे बोवेन ने कहा, चिराग के कुछ कहने से पहले आगे बढ़ते हुए, यान लुओशुई के माता पिता से बात करते हुए। हे बोवेन के अचानक प्रकट होने को देखकर यान लुओशुई का चेहरा ठंडा पड़ गया। एक पल में चिराग समझ गया, ये हे बोवेन शायद यान लुओशुई का एक और उबाऊ प्रेमी था। हमारी पहली मुलाकात के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है, चाचा और चाची। हे बोवेन ने विनम्रता से कहा। अध्याय 50, श्री यान की अत्यधिक उत्तेजना। हे बोवेन, मुझे अब याद आया, तुम यूलिंग के भतीजे हो, है ना? हे बोवेन का परिचय सुनने के बाद यान लुओशुई की मां अचानक समझ गई। तो यही वह था जिसे उसकी दोस्त ने लुओशुई से मिलवाया था। हाँ चाची, हे बोवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आज हवाई अड्डे पर केवल अपनी चाची से ये सुनने के बाद आया था कि यान लुओशुई के माता पिता प्रयागराज पहुंच रहे होंगे। तुम अच्छे लगते हो, हे। एक अच्छा नौजवान। यान लुओशुई की मां हे बोवेन को देखकर काफी संतुष्ट थी, क्योंकि उसे उनकी दोस्त ने मिलवाया था। जहां तक यान लुओशुई के पिता का सवाल है, उन्होंने बस सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, बहुत शांत दिख रहे थे। ओह, वैसे चाची, मैं एक छोटा सा उपहार लाया हूं। बोलते हुए हे बोवेन ने एक उत्कृष्ट लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्सा खोलने पर अंदर एक बहुत सुंदर छोटा कटोरा रखा था। यह शाही भट्टी का एक उत्कृष्ट नमूना है, शुभ उद्देश्यों और छिपे हुए अजगर के पैटर्न वाला एक पेस्टल कटोरा। शाही भट्टी का खजाना। डिजाइन गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण है, जिसमें चमकदार चिकनी चमक है। यह एक उत्कृष्ट कृति है, सस्ती नहीं होनी चाहिए। यान की मां ने छिपे हुए अजगर के पैटर्न वाले इस पेस्टल कटोरे की असाधारणता को तुरंत पहचान लिया। लेकिन ये सिर्फ 10 मिलियन से ज्यादा का है। चाची, आपको इसे स्वीकार करना होगा, हे बोवेन ने विनम्रतापूर्वक कहा। हे, मैं तुम्हारे विचार की सराहना करती हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उपहार वापस ले जाओ। यान की मां बोली। हालांकि 10 मिलियन से ज्यादा यान परिवार के लिए ज्यादा नहीं थे, पहली मुलाकात में इतना महंगा उपहार स्वीकार करना अनुचित लगा। यह ज्यादा महंगा उपहार नहीं है, चाची, मना मत कीजिए, हे बोवेन ने जोर दिया। माँ और पिताजी, यह मेरे बॉयफ्रेंड चिराग हैं। यान लुओशुई अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और सीधे चिराग का परिचय कराया। ये सुनकर यान लुओशुई के माता पिता और हे बोवेन अवाक रह गए, पूरी तरह से अप्रत्याशित। उन्होंने सोचा कि चिराग यान लुओशुई के कर्मचारियों में से एक था। लुओशुई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पिता यान ने आखिरकार बोला, काफी हैरान। हाँ, ये कब हुआ और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? माँ यान ने भी पूछा। चिराग और मैंने अभी कुछ समय पहले डेटिंग शुरू की है, यान लुओशुई ने समझाया। नमस्ते चाचा और चाची। इस बिंदु पर चिराग बोला। नमस्ते, पिता यान और माँ यान ने जवाब दिया। इस क्षण माँ यान को थोड़ा अजीब लगा। पहले उन्होंने ही बोवेन की प्रशंसा की थी और अब लुओशुई का एक बॉयफ्रेंड निकला। ओह, तुम लुओशुई के बॉयफ्रेंड हो? हे बोवेन ने चिराग पर बंदूक तानते हुए आरोप लगाया। पहली बार मिलना और खाली हाथ आना, ये काफी असभ्य है। ये सुनकर माँ यान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। हालांकि हे बोवेन के शब्दों में चुभन थी, लेकिन उनमें दम था। एक विद्वान परिवार में जन्मी माँ यान ने शिष्टाचार पर जोर दिया। पहली बार बड़ों से मिलने खाली हाथ आना सच में अनुचित लग रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उपहार कितना महंगा था, यहाँ तक कि कुछ फल जैसा छोटा सा टोकन भी पहली मुलाकात के महत्व को दर्शाता था। खाली हाथ आना बस ठीक नहीं लग रहा था। पहली नजर में माँ यान चिराग से प्रभावित नहीं हुई। यान लुओशुई अवाक रह गई। जल्दी में वह इसे कैसे भूल गई? वास्तव में यान लुओशुई चिराग को समझाना चाहती थी, लेकिन चिराग ने उसे रोक दिया। चाचा, मैंने भी एक उपहार तैयार किया है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और ले जाने में असुविधाजनक है। यह मेरे यहाँ है। चिराग ने यान लुओशुई को एक आश्वस्त भरी नजर दी। ये सुनकर यान लुओशुई को अंदर से गर्मजोशी महसूस हुई। क्या चिराग नकली बॉयफ्रेंड की भूमिका को इतनी गंभीरता से ले रहा था कि उसने सब कुछ तैयार कर लिया था? हे
हे बोवेन हंसा, चिराग की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। जरूर बच्चे ने उपहार लाना भूल गया और यह बहाना बना दिया। भले ही तर्क के लिए बच्चे के पास कोई उपहार हो, वो उसके शाही भट्टी के खजाने की तुलना कैसे कर सकता है। आपको पता होना चाहिए, उसने इस छिपे हुए अजगर के पैटर्न वाले पेस्टल कटोरे को खोजने के लिए बहुत प्रयास किए और बहुत पैसे खर्च किए। अपनी चाची के अनुसार यान लुओशुई की मां को चीनी मिट्टी के बर्तन इकट्ठा करना पसंद था। माँ, पिताजी चलो घर चलते हैं, यान लुओशुई बोली। अंत में चिराग और यान लुओशुई के माता पिता यान लुओशुई की कार में बैठे और हे बोवेन खुद गाड़ी चला रहा था। सभी यूएटन गार्डन की ओर जा रहे थे। 20 मिनट बाद वे यूएटन गार्डन पहुंच गए। चाचा चाची, उपहार मेरे विला में है, क्यों ना हम पहले चलकर देख ले, चिराग बोला। ये सुनकर पिता यान और माँ यान अवाक रह गए। किस तरह के उपहार को देखने की जरूरत थी। एक पल के लिए माँ यान की चिराग के प्रति अनुकूलता एक बार फिर कम हो गई। ठीक है, फिर यान लुओशुई अपने माता पिता के साथ चिराग के विला की ओर गई। उनके पीछे हे बोवेन हंसा। बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यान लुओशुई मेरी है, सावधान रहना। हे बोवेन चिराग के बगल में आया, अपनी आवाज धीमी की और उसके कान में धमकी दी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या पेश कर सकते हो जो मेरे से बेहतर हो। हे बोवेन को अविश्वसनीय रूप से विश्वास था कि उसका शाही भट्टी का खजाना सबसे अच्छा था। ये कहकर हे बोवेन अहंकारपूर्वक आगे बढ़ गया। चिराग ने बेबसी से सिर हिलाया। अपने जैसे विनम्र होना ही सही तरीका था। ये हे बोवेन उससे बहुत दूर था। विला में प्रवेश करने पर चिराग ने शांति से कहा, यह छोटा सा उपहार है जो मैंने चाचा के लिए तैयार किया है। रेक को देखते ही सब अवाक रह गए। यह उपहार वास्तव में बड़ा और स्थानांतरित करने में मुश्किल था, लेकिन रैक देने का क्या मतलब था। हाँ, एक टूटा हुआ रैक। क्या तुम चाचा और चाची का अपमान कर रहे हो। हे बोवेन ने चिराग की आलोचना की। तुम। इससे पहले कि हे बोवेन अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने देखा कि पहले शांत रहने वाले पिता यान अचानक अविश्वास भरी अभिव्यक्ति दिखाते हुए जल्दी से आगे बढ़े। ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। रैक पर रासायनिक तत्वों को देखकर पिता यान अवाक रह गए। क्योंकि उसके पति वर्षों से रसायन विज्ञान अनुसंधान में शामिल थे, माँ यान को भी रसायन विज्ञान की कुछ समझ थी। वह आगे बढ़ी और अगले ही पल वह भी जम गई। पिता यान और माँ यान के हैरान चेहरे के भाव देखकर हे बोवेन हैरान था, सोच रहा था कि उन्हें क्या हो गया है। आगे बढ़ते हुए हे बोवेन अवाक रह गया। क्या ये तत्वों की वास्तविक आवर्त सारणी थी। हन्फ, ये बस कुछ रासायनिक तत्व हैं, ये महंगा भी नहीं है। हे बोवेन ने सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही हे बोवेन ने बोलना खत्म किया, पिता यान ने उसे सख्ती से डांटा। तुम क्या बकवास कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि इतने सारे रासायनिक तत्वों को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत और सोच लगती है। सच कहूं तो पिता यान ने इसके बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन कई वर्षों के बाद उन्होंने हार मान ली। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने असंभव माना था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ वह दिन होगा जब उनका सपना साकार होगा। चाचा, ये छोटा सा उपहार कैसा है, चिराग ने पूछा। अद्भुत, सच में अद्भुत। पिता यान अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे, चिराग को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने एक समान आत्मा देखी हो। अपनी इंद्रियां वापस पाकर पिता यान बोले, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये रासायनिक तत्व कम से कम कई 100 मिलियन के हैं, मेरे लिए इसे स्वीकार करना बहुत महंगा है। पिता यान की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि मां यान भी अवाक रह गईं। कई 100 मिलियन। वे जानते थे कि ये चीजें कीमती थीं, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी भयानक रूप से महंगी होंगी, कि इसमें कई 100 मिलियन लगेंगे। क्या चिराग इसे एक छोटा सा उपहार कह रहा था। यह हे बोवेन भी उतना ही चौंक गया था। कई 100 मिलियन। इस रैक की कीमत कई 100 मिलियन थी। यह उसके शाही भट्टी के चीनी मिट्टी के बर्तन से दर्जनों गुना ज्यादा था। ये कैसे हो सकता है। यह एक जबरदस्त प्रयास था। अगले ही पल पिता यान ने अचानक चिराग का हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, अगर आप इस शानदार कहानी के एक्स्ट्रा एपिसोड्स और खास अपडेट्स सुनना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको मिलेगा स्पेशल कंटेंट, नए ट्विस्ट और बहुत कुछ सबसे पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करें और कहानी का मजा दोगुना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें।
आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।